हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के यूनिट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटजी एनालिसिस क्या होता है? यूनिट 4 में आपको पढ़ना है स्ट्रेटजी एनालिसिस। तो क्या होता है, देखिए स्ट्रेटजी एनालिसिस का मतलब कि पहले आप जब भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं तो उससे पहले आपको अपने एनवायरमेंट के एनालिसिस करनी होती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से डिटेल जान लेना होता है, जिससे कि आप जो है स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकें, इफेक्टिव स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकें। तो प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रिसर्चिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट विद इन विच इट ऑपरेट। तो यानी कि जिस भी इन्वायरमेंट में कोई भी बिजनेस जो है रन करता है, उस इन्वायरमेंट के बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना ही स्ट्रेटजी एनालिसिस कहलाता है। इसेंशियल टू फॉर्मेट स्ट्रेटजिक प्लानिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसेंशियल है टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजिक फॉर प्लानिंग, यानी कि आपको स्ट्रेटजी अगर प्लान करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, तो उसके लिए स्ट्रेटजिक एनालिसिस आपको करना होगा, तभी आप जो है डिसीजन मेकिंग सही से और स्मूथ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का हो पाएगा। तो इसलिए स्ट्रेटजिक एनालिसिस हम कंडक्ट करते हैं। तो स्ट्रेटजिक एनालिसिस में सिंपली एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पे वो रन कर रहा है, जहां पे वो ऑपरेट करता है। तो नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चन एनालिसिस हम कर रहे थे, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि व्हाई हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट हम क्या कर रहे हैं, हाउ हु कौन कर रहा है, हाउ कैसे कर रहा है, व्हेन कब कर रहा है, वेयर कहाँ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड हम जब क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेते हैं तो वही स्ट्रेटजिक एनालिसिस कहलाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जैसे कि वाई वी आर रनिंग द बिजनेस, हमारा बिजनेस पर्पज क्या है बिजनेस कंडक्ट करने का, व्हाट आर द मिशंस, व्हाट आर द विजन्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स गोल्स ऑफ द बिजनेस, हु विल परफॉर्म द टास्क, हु विल परफॉर्म द एचआर पॉलिसीज, हु विल परफॉर्म द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी यहाँ पे टास्क कौन परफॉर्म करेगा, हाउ कैसे किया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करने का, व्हेन कब कोई भी चीज़ की जा रही है, कब कोई डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, कब कोई जो है प्लानिंग की जाएगी, वेयर कहाँ पे होगा, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, कहाँ पे जो है बिजनेस डीलिंग्स की जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं कि इन सारी चीज़ों को जब आप क्वेश्चन को डील करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, तो उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेटजिक एनालिसिस कहते हैं। और यही जो है हेल्प करता है स्ट्रेटजिक प्लानिंग में, जिससे कि आप जो है डिसीजन मेकिंग और स्मूथ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें कि स्ट्रेटजी एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल इंटरनल और कोई करंट स्ट्रेटजी होती है जिसके साथ वो वर्क कर रहे होते हैं। तो करंट स्ट्रेटजी, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इनके स्ट्रेटजी को ही क्या कहते हैं, स्ट्रेटजिक एनालिसिस कहते हैं। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट द करंट बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी कि हाउ इज योर इंस्टीट्यूशन डूइंग। तो करंटली आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, उसकी करंट स्ट्रेटजी क्या है। जब आप इसको इवैल्यूएट कर लेते हो तो उसके बाद आता है इवैल्यूएट करंट स्ट्रेटजी, यानी कंसिस्टेंसी एंड एसेस द अर्जेंसी फॉर द चेंज। तो जो करंट स्ट्रेटजी है क्या वो कंसिस्टेंट है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है क्या उसको अचीव करने में वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो देखिए कि क्या अर्जेंसी है, नीड चेंज करने की, स्ट्रेटजी चेंज करने की। भाई ऑलरेडी कोई ना कोई स्ट्रेटजी चल रही होती है, अगर उसको आपको चेंज करना है तो क्यों चेंज करना है, आपको ये देखना है कि अर्जेंसी है कि नहीं है। वहीं पे डेवलप एंड इवैल्यूएट स्ट्रेटजिक प्रपोजल, और अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटजी को चेंज करने की ज़रूरत है तो आपको जो है एक स्ट्रेटजी जो है डेवलप करना होगा और उसको इवैल्यूएट करना होगा और उसको प्रपोजल तैयार करना होगा। और फाइनली जो है आप क्या करेंगे, कमिट एंड प्रिपेयर टू इम्प्लीमेंट। और फिर फाइनली आप जो स्ट्रेटजी अप्रूव हो जाएगी, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वहाँ से स्ट्रेटजी अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर देते हो। तो ये आपको पूरा स्ट्रेटजिक एनालिसिस प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, पहले की करंट बिजनेस परफॉर्मेंस, जो करंट बिजनेस परफॉर्मेंस होता है उसको इवैल्यूएट करते हो। उसके बाद आप इवैल्यूएट करते हो कि जो स्ट्रेटजी है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, क्या स्ट्रेटजी को चेंज करने की एजेंसी है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटजी चेंज करने की एजेंसी है तो उस केस में फिर आप डेवलप करते हो और इवैल्यूएट करते हो स्ट्रेटजिक प्रपोजल्स को, यानी कौन सी स्ट्रेटजी लगाई जा सकती है, उन स्ट्रेटजीज को आप डेवलप करते हो, प्रपोजल तैयार करते हो, उसके बाद टॉप मैनेजमेंट को देते हो, फिर वहाँ से जो है उसको अप्रूव होने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट कर देते हो। तो दैट इज स्ट्रेटजिक एनालिसिस प्रोसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है बीसीजी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम जो टूल्स देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे स्ट्रेटजिक एनालिसिस के। तो बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी क्या होता है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो बीसीजी मैट्रिक्स को हम कहते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, यानी कि बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट किया गया था ब्रूस डी हेंडरसन फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन 1970। तो 1970 में इसको डेवलप कर दिया गया था बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए, ब्रूस डी हेंडरसन ने इसको डेवलप किया था। तो क्या है इसका मेन मोटिव होता है कि जब आपके पास बहुत सारे अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होते हैं तो कौन सा बिजनेस यूनिट आपको कितना परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लाइन आपका जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कम परफॉर्म कर रहा है, किस प्रोडक्ट लाइन से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट लाइन से कम पैसे आ रहे हैं, तो इसको एनालाइज करने में जो है ये हेल्प करता है। तो हेल्प विथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लानिंग, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लानिंग में डेवलप करने में जो हेल्प करता है बीसीजी मैट्रिक्स। हेल्प business to consider growth opportunity by reviewing its portfolio of products to decide where to invest and discontinue or develop product। तो ये जो BCG मैट्रिक्स है ये हेल्प करता है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ये जानने में कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कि जिसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, या फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देना यानी कि बंद कर देना है, या फिर कोई नया डेवलप प्रोडक्ट जो है डेवलप करना है। तो इन सब चीज़ों में ये BCG मैट्रिक्स हेल्प करता है। तो BCG मैट्रिक्स को हम ग्रोथ या शेयर मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट होता है जो कि अभी आप देखेंगे
करेंगे। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक स्टार होता है, दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा कैश का और चौथा डॉग होता है। तो ये परफॉर्मेंस शो करता है, यानी कि कौन सा जो प्रोडक्ट लाइन है या फिर कौन सी जो आपकी बिजनेस यूनिट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। तो आप जो अपनी बिजनेस यूनिट्स को इस तरीके से रख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल पे है रिलेटिव मार्केट शेयर है, जो वर्टिकल पे उस पे लाइन पे है वो है मार्केट ग्रोथ रेट। तो मार्केट ग्रोथ रेट ज़्यादा है और मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, पहला क्वाड्रेंट आता है देखिए स्टार। यहाँ पे क्या होता है, हाई मार्केट ग्रोथ रेट और हाई रिलेटिव मार्केट शेयर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा बिजनेस यूनिट है या फिर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लाइन है जो कि स्टार है आपके लिए, यानी कि जहाँ से आपके लिए मार्केट ग्रोथ रेट भी उसका अच्छा है और मार्केट शेयर भी उसका अच्छा है, वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी आ रहे हैं और ग्रोथ भी उसका हो रहा है। वहीं पे कैश काउ, कैश काउ में क्या है कि आपका मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, कम है। यानी कि आपके पास पैसे तो खूब आ रहे हैं उस बिजनेस यूनिट से या फिर उस प्रोडक्ट लाइन से, लेकिन उसका ग्रोथ रेट क्या है, कम है। लो मार्केट ग्रोथ रेट एंड हाई रिलेटिव मार्केट शेयर, तो इसको कहते हैं कैश काउ। इस टाइप के बिजनेस यूनिट के प्रोडक्ट को जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है लेकिन ग्रोथ रेट कम है, तो उसको कहते हैं कैश काउ। वहीं पे तीसरा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स जहाँ पे हम देख तो रहे हैं कि ग्रोथ रेट तो बहुत है उसका लेकिन मार्केट शेयर बहुत कम है, यानी कि वहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, पैसा बहुत कम आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। हाई मार्केट ग्रोथ रेट है लेकिन लो रिलेटिव मार्केट शेयर है, तो मार्केट शेयर कम है यानी कि उसमें पैसा कम आ रहा है। वहीं पे डॉग क्या है, डॉग मतलब कि वो किसी लायक नहीं है, ना ही मार्केट ग्रोथ रेट है और ना ही उसमें मार्केट शेयर है, तो लो मार्केट ग्रोथ रेट, लो रिलेटिव मार्केट शेयर। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो डॉग वाली क्वाड्रेंट में होते हैं उस आपके बिजनेस यूनिट्स को या फिर कह लीजिए कि प्रोडक्ट लाइन को हम डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जो स्टार है या फिर कैश काउ है इनको हम और इन्वेस्ट करते हैं और डेवलप करते हैं। क्वेश्चन मार्क में भी जो है इन पे भी हम इन्वेस्टमेंट या फिर डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो है बीसीजी मैट्रिक्स कहलाता है, इसी को हम बॉटसन कंसल्टिंग ग्रुप या फिर ग्रोथ या शेयर मार्केट मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। कैश काउ जहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट कम होता है लेकिन मार्केट शेयर ज़्यादा होता है। स्टार में दोनों मार्केट ग्रोथ है तो मार्केट शेयर दोनों ज़्यादा होता है। क्वेश्चन मार्क में मार्केट ग्रोथ रेट तो ज़्यादा होता है लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर कम होता है। वहीं पे डॉग में मार्केट ग्रोथ रेट भी कम होता है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी कम होता है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है जो टेक्निक है, टूल है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, दैट इज एनसॉफ ग्रिड। तो एनसॉफ ग्रिड क्या है, इसको हम प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को आपको एक्सपेंड करना है फिर मार्केट को आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। तो ये इज ए टूल यूज बाय फर्म टू एनालाइज एंड प्लान देयर स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ। तो नॉर्मली जब कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये टूल इसको यूज कर सकते हैं। क्रिएटेड बाय रशियन अमेरिकन आइगर एनसॉफ। तो आइगर एनसॉफ ने इसको जो है क्रिएट किया था, जो कि एक अप्लाइड मैथमेटिशियन और बिजनेस मैनेजर भी हैं। तो एनसॉफ रिकमेंड 4 डिफरेंट स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक वे ऑफ ए कंपनी विशेष टू अटैक इन ए न्यू ग्रोथ प्लान। यानी कि जब कोई कंपनी कोई नया ग्रोथ प्लान जो है डिवाइस करना चाहती है, बनाना चाह रही हो, करना चाह रही हो ग्रोथ, तो उसके पास 4 स्ट्रेटजी हो सकती हैं एनसॉफ ग्रिड के अकॉर्डिंग। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन। इन चारों स्ट्रेटजी में से कोई सा भी वो यूज कर सकता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये है स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ, ये क्या है, एनसॉफ ग्रिड है। तो यहाँ पे कंपनी के पास 4 ऑप्शन होता है, या तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपना ले, या फिर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी अपना ले, या फिर मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, या फिर मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपना ले। तो देखिए प्रोडक्ट या कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का ही यूज करके वो ग्रो करना चाह रही है या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रही है। मार्केट के केस में बात करें तो करंट मार्केट में डील करना चाह रही है, फिर कोई नया मार्केट डील करना चाह रही है। तो इन दोनों के फेस में हम जो है इसको 4 स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल पे मार्केट है और वर्टिकल पे प्रोडक्ट है। तो देखिए अब सपोज करिए कि अगर कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो करंट मार्केट यानी कि ऑलरेडी जिस मार्केट में बिजनेस कर रही है उसी में कोई जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को और ज़्यादा सेल करने के ऊपर फोकस करती है, तो उसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। यानी कि जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, जिस मार्केट में आप जो अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो उसी मार्केट में और अपने जो है आपने प्रमोशन कर रहे हो या फिर नए नए स्ट्रेटजीज अपना रहे हो अपने प्रोडक्ट को, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसको सेल करने के लिए, तो उसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। वहीं पर अगर आप जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसी में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि ऑलरेडी आप किसी मार्केट में आप जो है सपोज करिए कि इंडिया में आप जो है कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, उसके बाद आपने एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिया इंडिया में, तो दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। वहीं पे अगर हम बात करें कि आप नया मार्केट जो है आप चले जाते हो, सपोज कि आप इंडिया में काम करते हैं, आप जो है बाहर किसी दूसरी कंट्री में चले गए और वहां पे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपने लॉन्च कर दिया, तो उसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि प्रोडक्ट वही है लेकिन आपने नया मार्केट चूज कर लिया अपने प्रोडक्ट के लिए, तो उसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। वहीं पे अगर आप नए मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इंडिया में जो प्रोडक्ट है वो तो है लेकिन आप सपोज करिए अमेरिका में गए, अमेरिका में आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। यानी कि अपने आप को आपने डाइवर्सिफाई किया, अपने नया मार्केट पे एंटर किया और नए प्रोडक्ट के साथ आपने एंटर किया। तो ग्रोथ है, यहाँ पे क्या है, ग्रो कर रहा है। या तो आप पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यूज करो, यानी कि जहाँ पे हो उसी में और ज़्यादा सेल को इंक्रीज करिए, या फिर आप जो है नया प्रोडक्ट डेवलप कर लीजिए, या फिर आप नया मार्केट डेवलप कर लीजिए, या फिर आप जो है नया प्रोडक्ट और नया मार्केट और नया प्रोडक्ट दोनों ही डेवलप कर लीजिए। तो दैट इज एनसॉफ ग्रिड, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका GE9 सेल मैट्रिक्स है। तो ये भी क्या है, स्ट्रेटजिक एनालिसिस का टूल है। GE
GE 9 सेल जनरल इलेक्ट्रिक कहते हैं इसको, जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मॉडल या फिर मैकेंसी 9 सेल मॉडल कहा जाता है। तो जनरल इलेक्ट्रिक ने मैकेंसी कंसल्टेंसी के लिए इसको जो है डेवलप किया था। ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी मैट्रिक्स, यानी कि जो कि आपने ट्रैफिक सिग्नल में देखा है कि रेड ग्रीन येलो 3 सिग्नल होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे G9 सेल में भी क्या होता है कि 3 3 6 3 9, 3 जो है रेड होते हैं, 3 जो है ग्रीन होते हैं और 3 जो है येलो मैट्रिक्स होते हैं। अभी आप देखेंगे इसको। तो ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी, यानी कि स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी भी कहा जाता है इसको। डेवलप बाय मैकेंसी एंड कंपनी कंसल्टेंसी ग्रुप इन दी 1970, तो मैकेंसी एंड कंपनी कंसल्टिंग ग्रुप जो है इसको डेवलप किया था G9 सेल के द्वारा। मेजर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगेंस्ट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड दिस इज द की डिफरेंस। तो यहाँ पे G9 सेल में क्या देखा जाता है कि किसी भी बिजनेस यूनिट की क्या स्ट्रेंथ है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के साथ, यानी इंडस्ट्री ज़्यादा अट्रैक्टिव है या नहीं है, उसके हिसाब से आपका बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे G9 सेल में। तो ऑफर ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द मल्टी बिजनेस इंटरप्राइजेस टू प्रायोरिटाइज देयर इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग द वेरियस बिजनेस यूनिट। तो नॉर्मली G9 सेल कहाँ पे यूज होता है, किन कंपनी द्वारा, कि जिनके पास मल्टीपल बिजनेस हैं, यानी कि आप जो है रिटेल इंडस्ट्री में भी हो, आप जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी हो, आप जो है क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी हो। तो इस केस में जब आप कई सारी इंडस्ट्रीज में होते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ये G9 सेल जो है मैट्रिक्स हेल्प करता है कि कौन से बिजनेस में ज़्यादा फोकस करें, कौन से पे कम करें, कहाँ पे बंद करना है, कहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट इवेल्युएट्स बिजनेस पोर्टफोलियो एंड प्रोवाइड फर्दर स्ट्रेटजिक इंप्लीकेशन। तो जाहिर सी बात है कि यह आपको हेल्प करता है कि आप जो है कौन से बिजनेस आपको प्रॉफिटेबल है, कौन सा बंद करना है, इस चीज़ में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देयर आर 9 बॉक्सेस। तो G9 सेल में क्या होता है, 9 बॉक्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट कैन बी प्लॉटेड, तो आपको अपना प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लॉट करना होता है। तो ये 9 सेल हैं। देखिए GE9 सेल बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ जो है हॉरिजॉन्टल पे है, इंडस्ट्री अटेक्नेस वर्टिकल फेस पे है। तो बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस है आपका, एवरेज है या फिर वीक है। वहीं पे जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है वो बिजनेस यूनिट, वो कैसा है, हाई अट्रैक्टिव है, मीडियम अट्रैक्टिव है, फिर लो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो आपकी बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग, वीक या फिर एवरेज, और जिस इंडस्ट्री में वो बिजनेस रन कर रहा है वो कैसा है, उसकी अट्रैक्टिवनेस कैसी, हाई, मीडियम, लो। तो अगर सपोज करें कि आपका बिजनेस जो है स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, जिस इंडस्ट्री का वो बिजनेस है वो जो है हाई है, अट्रैक्टिवनेस हाई है, तो उस केस में आपको क्या डिसीजन लेना है, ग्रो, यानी कि और ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करिए, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करिए, आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको और बढ़ाना है, ग्रो करना है उसमें। वहीं पे अगर बिजनेस यूनिट जो स्ट्रेंथ जो है एवरेज है, यानी कि आपके बिजनेस यूनिट्स का जो स्ट्रेंथ है वो एवरेज है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना वीक है, लेकिन इंडस्ट्री एक्टिवनेस हाई है, तो उस केस में भी आपको क्या है, ग्रो का ही स्टेज लेना है, यानी कि आपको जो है और इन्वेस्टमेंट करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी अपनानी, जो भी अपने आते हैं आप उसको अपना सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी जो बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, तो उस केस में भी आप क्या है, ग्रो कर सकते हो, यानी कि और आपको जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एवरेज है और अट्रैक्टिवनेस इंडस्ट्री की मीडियम है, तो उस केस में आपको होल्ड रखना है। वहीं पे अगर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ स्ट्रांग है लेकिन अट्रैक्टिवनेस इंडस्ट्री की लो है, तो उस केस में आपको होल्ड रखना है। और अगर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ जो है आपकी वीक है और अट्रैक्टिवनेस हाई है, तो उस केस में भी जो है आपको होल्ड रखना है, क्योंकि आपके कंपटीटर आपको बीट कर जाएंगे। तो होल्ड करना है, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करके रखिए ताकि आप मार्केट में एडजस्ट करें, फिर बाद में कोई अचानक से प्लान कर सकते हो। वहीं पे अगर आपकी बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ वीक है और अट्रैक्टिवनेस इंडस्ट्री की मीडियम है या फिर लो है, तो उस केस में आपको हार्वेस्ट करना है, यानी कि जितना ज़्यादा कमा सकते हैं कमाइए और मार्केट से निकलिए। वहीं पे बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर एवरेज है और मार्केट अट्रैक्टिवनेस जो है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो है वो भी लो है, तो उस केस में भी आपको हार्वेस्ट डिसीजन चूज करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि G9 सेल में कि कब कौन सी स्ट्रेटजी आपको लगानी है। तो बिजनेस स्ट्रेंथ अच्छी है और अट्रैक्टिवनेस भी अच्छा है, तो आपको ग्रो करना है और इन्वेस्ट करना है और डाइवर्सिफाई करना है, मार्केट पेनिट्रेशन करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, जो भी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो वो अपनी स्ट्रेटजी अपना सकते हो। वहीं पे अगर आपकी स्ट्रेंथ वीक है और अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, तो होल्ड करिए या फिर आप हार्वेस्ट कर लीजिए। तो ग्रीन यानी कि आप और ज़्यादा आगे चलिए उसमें, येलो यानी कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के आगे चलना है, और लाल यानी कि आपको वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के बाहर निकलना है, खतरा है वहाँ पे आपकी कंपनी, आपको कंपटीशन ज़्यादा होगा और वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो ये G9 सेल स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने मिशन को अचीव कर सके, उसको उस लायक बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी की जाए और उनको एनालाइज किया जाए, और जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो चेंजेस इम्प्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाया जाए। क्लियर? तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं उनको एनालाइज करिए।
तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को एनालाइज़ करने के लिए मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क यानी कि मैकेंजी 7S मॉडल को जो है वो डेवलप किया गया। तो मैकेंजी एंड कंपनी द्वारा 1980s में जो है इस मॉडल को डेवलप किया गया, जहां पर कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है उसको स्टडी किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो मैकेंजी 7S में 7S हैं, 7 की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको एनालाइज करके और इंपॉर्टेंट चेंजेस जहां पर भी लागू करने वो इम्प्लीमेंट करके जो है कंपनी को इफेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क क्या है? एक तरीके का स्ट्रेटजिक एनालिसिस टूल है। स्ट्रेटजी एनालिसिस क्या होता है? एक प्रोसेस है जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, जहां पर जिस भी बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है उसको आप स्टडी करते हैं, जिससे कि आप जो है प्रॉपर एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। तो ये मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क जो है ये भी क्या है? एक तरीके का स्ट्रेटजिक एनालिसिस टूल है, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन को जो है आप वहां पर अच्छे से समझ सकते हैं। प्रेजेंटली उन एलिमेंट्स का क्या स्टेटस है और क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिव हो सके। क्लियर? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो 7S हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि अगर आपने किसी एक एस में चेंज किया तो फिर आपको अदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एस है उसमें भी जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है? मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क एक स्ट्रेटजिक एनालिसिस टूल है जहां पर कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को स्टडी किया जाता है, 7 की एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है। तो ये जो मॉडल है इसको मैकेंजी एंड कंपनी में मैकेंजी कंसल्टेंट थे टॉम पीटर, रॉबर्ट वाटरमैन एंड जूलियन फिलिप्स, इन्होंने 1980s में जो है मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क या फिर मैकेंजी 7S मॉडल को डेवलप किया था कि कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस को अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 7 की एलिमेंट्स, और ये 7 की एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो 7 की एलिमेंट्स कौन से थे? स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, स्किल, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल एंड स्टाफ। ये जो है 7S हैं जिसको मैकेंजी ने जो है, मैकेंजी के कंसल्टेंट ने जो है इसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यानी कि सपोज करें कि आपने एक स्ट्रेटजी डेवलप की कि आप जो है आपने एक प्लान तैयार किया कि इन फ्यूचर जो है आप कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो अब जब आपने ये स्ट्रेटजी बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अदर एलिमेंट्स में भी चेंज करने पड़ेंगे। आप नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे, जो सिस्टम था, काम करने का सिस्टम था, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस लाने पड़ेंगे। यानी कि हर एस क्या है? आपस में इंटरलिंक्ड है, और इन 7 की एलिमेंट्स को अगर आप एनालाइज करते हैं सही तरीके से और जहां पर भी चेंजेस जरूरी है वहां पर चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस आएगा, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली अपना वर्क जो है परफॉर्म करेगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को, अपने मिशन को सक्सेसफुली अचीव करेगी। क्लियर? तो द की पॉइंट क्या है इस मॉडल का कि 7 एरियाज आर interconnected and a change in one area requires change in the rest of a firm for it to function effectively। यानी कि अगर आप इस 7 की एरियाज में से किसी में भी चेंज करते हो तो अदर एरियाज में भी आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, तभी जो है पूरा सिस्टम, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पर जो मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क है इसमें 3 एस जो है वो हार्ड एलिमेंट कहलाते हैं और 4 एस हैं वो सॉफ्ट एरियाज कहलाते हैं। हार्ड एलिमेंट यानी कि आप इनको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनको मैनेज कर सकते हो। तो वो कौन कौन से हैं? स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, इनको हार्ड एलिमेंट कहा जाता है। ये जो है आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। वहीं पर शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ, ये जो है सॉफ्ट एरियाज कहलाते हैं। मैकेंजी एस के सॉफ्ट एरियाज कहलाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। इनको जो है मैनेज करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि ये इंटेंजिबल नेचर के होते हैं और ये वेरी करते हैं एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एंड मोर लाइकली ये जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन होते हैं। भाई शेयर्ड वैल्यू हो गए, स्किल्स हो गए, एम्प्लॉय के स्किल्स है ही नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुली अपना टास्क अचीव नहीं कर पाएगा, अपना गोल मिशन अचीव नहीं कर पाएगा। तो स्टाइल, स्टाफ यानी कि एम्प्लॉयज, शेयर्ड वैल्यूज यानी कि रूल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें, ये सब इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन करता है। तो 7S फ्रेमवर्क में 3 जो है वो हार्ड एलिमेंट हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, और 4 जो है वो सॉफ्ट एलिमेंट हैं, शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाइल एंड
स्टाफ। क्लियर। तो मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क का मतलब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क जो है 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है और ये बोलता है कि अगर इनको एनालाइज किया जाए और जहाँ पर भी चेंजेस हैं वो इंप्लीमेंट किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है इफेक्टिवनेस अचीव हो सकती है। तो यानी कि एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मॉडल भी कह सकते हैं आप इसको, कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना है तो पहले आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन को एनालाइज करिए और फिर अकॉर्डिंगली चेंज करिए। तो अब एक एक एस को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो स्ट्रेटजी क्या हो गया, यानी कि प्लान डेवलप्ड बाय ए फर्म टू अचीव सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेसफुली कम्पीट इन द मार्केट। तो मार्केट में कम्पीट करने के लिए, अपने कंपटीटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो स्ट्रेटजी डेवलप करती है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि जब स्ट्रेटजिक एनालिसिस होता है तो वहाँ पर जो भी स्ट्रेटजिक एनालिसिस कर रहा है, लीडर है या फिर हायर हायर मैनेजर्स हैं, उनको ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि उनकी करंट स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर कौन से हैं जिनको उनको डील करना है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं और उसको जो है वहाँ पर एनालाइज किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द वे बिजनेस डिवीजन एंड यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से टीम डिवाइडेड है, कैसे जो है वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट डिवाइडेड है, हायरार्की कैसी है वहाँ पर, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर स्ट्रक्चर में एनालाइज किया जाता है। क्लियर। कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में डील करती हैं और इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन में एनालाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग अगर जहाँ पे भी चेंजेस है वहाँ पर जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। देन आता है सिस्टम। सिस्टम क्या है, यानी कि प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है कंपनी में, कैसे काम जो है परफॉर्म किया जा रहा है, जो डेली एक्टिविटी है, जो भी डिफरेंट डिसीजंस हैं डेली वाले, वो कैसे लिए जा रहे हैं, कैसे जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है डेली वाले परफॉर्म किए जा रहे हैं, यानी कि बिजनेस कैसे काम कर रहा है उसको जो है सिस्टम डिफाइन करता है। तो प्रेजेंटली क्या सिस्टम है, व्हाट आर द मेन सिस्टम दैट रन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं वो कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए, उनके बारे में एनालाइज करिए। तो सिस्टम में जो है इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट है स्किल्स। स्किल्स में क्या हो गया कि एम्प्लॉय की क्या स्किल्स हैं, भाई कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो वहाँ पर एम्प्लॉय के टीम के स्किल्स होने चाहिए। तो कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल हैं, कौन से एरिया में वीक हैं, स्किल गैप अगर है वहाँ पे तो उस स्किल गैप को फिलफिल करने की जरूरत है, उसको फुलफिल करने की जरूरत है, वहाँ पर अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो स्किल्स क्या हो गया, एबिलिटीज दैट फर्म्स एम्प्लॉय परफॉर्म वेरी वेल, यानी कि एम्प्लॉय के जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं वो कौन कौन से उनके पास स्किल्स है, कौन से काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, कौन से काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर चेंज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वहीं पर नेक्स्ट है स्टाफ। स्टाफ यानी कि एम्प्लॉय बेस, यानी कि आपके यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज हैं, तो इसको भी एनालाइज करना है कि आपके यहाँ पर कितने पोजीशंस हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या हर पोजीशन पे एम्प्लॉयज वहाँ पर रिक्रूटेड हैं, क्या जो भी स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए उस स्पेशलाइजेशन के लोग हैं आपके पास, यानी कि अगर आपको मार्केट में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन वाले कैंडिडेट है कि नहीं है, एचआर में एचआर से स्पेशलाइज्ड है कि नहीं है, ऑपरेशन स्पेशलाइज्ड है कि नहीं है। क्लियर। तो ये जो है स्टाफ को वहाँ पर देखना है, कौन से ऐसे पोजीशन है जो खाली हैं जिनको फुलफिल करना है, ये सारे जो है गैप वहाँ पर जो है चेक किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं। इसी तरीके से स्टाइल में मैनेजमेंट का क्या स्टाइल है काम करने का, लीडर्स का क्या स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव है, लेसर फेयर है, कौन सा स्टाइल है लीडरशिप का, उसको जो यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। ऑटोक्रेटिक में क्या हो गया कि जो बॉस ने कहा वही एम्प्लॉय को फॉलो करना है। डेमोक्रेटिक में क्या हुआ कि डिसीजंस बॉस ही लेंगे, लेकिन बॉस जो है एम्प्लॉय को कंसर्न करके तभी लेंगे। लेसर फेयर में क्या होता है कि वहाँ पर जो है पूरा का पूरा एम्प्लॉय पे छोड़ दिया जाता है, एम्प्लॉय ऑटो अपने आप से जो है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने रूल रेगुलेशन को वहाँ पर बना सकते हैं, तो लेसर फेयर होता है। तो कौन से स्टाइल से जो है वहाँ पर काम परफॉर्म किया जा रहा है, मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, वो चीज़ें जो है स्टाइल में एनालाइज किए जाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द वे द कंपनी इज मैनेज्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, हाउ दे इंटरेक्ट, व्हाट एक्शंस डू दे टेक एंड देयर सिंबॉलिक वैल्यू, इन सब चीज़ों को जो है एनालाइज किया जाता है स्टाइल में। वहीं पर नेक्स्ट है शेयर्ड वैल्यू। तो शेयर्ड वैल्यू में नॉर्म्स स्टैंडर्ड जो कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को, कंपनी के एक्शन को गाइड करते हैं, उनको हम शेयर्ड वैल्यू कहते हैं। यानी कि सभी एम्प्लॉय के लिए जरूरत है, सभी कंपनी के एक्शंस के लिए वो वैल्यूज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नॉर्म्स, वो जो स्टैंडर्ड है वो जरूरी होते हैं, सब एम्प्लॉयज उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। तो कोर वैल्यूज क्या है, कॉर्पोरेट वैल्यू कल्चर कैसा है, टीम कल्चर कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एनालाइज की जाती हैं। तो ये जो डिफरेंट एस हैं, इन सब एस को जो है एनालाइज किया जाता है और जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चेंजेस करने की जरूरत होती है जिससे कि कम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफेक्टिव बनाया जा सके, वो चेंजेस वहाँ पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप किसी एक एस में चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको दूसरे एस में भी चेंज करना होता है, क्योंकि ये सारे एस क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं। क्लियर। तो स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ और स्किल, तो ये जो है 7S
होते हैं मैकेंसी के 7S फ्रेमवर्क में। क्लियर? तो आप ये फिगर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे एस क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल, स्टाफ, स्टाइल और शेयर्ड वैल्यूज। क्लियर? तो ये सारे एस आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क है, इसका मेन मोटिव यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिज़ाइन है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है, उसको एनालाइज किया जा सके। एनालाइज करके जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज लाने की जरूरत है, वो चेंजेस इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो सके, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली अपने वर्क को परफॉर्म कर सके, जिससे कि उसका जो भी गोल है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसको वो अचीव कर सके। तो ये मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क क्या है, एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के इन 7 की एलिमेंट्स को एनालाइज किया जाता है। तो जो हमारा करंट पोजीशन होता है, उसके अकॉर्डिंग एक बार हम उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रपोज सिचुएशन है, जैसा हम चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम फिर इस एस को एनालाइज करते हैं, और फिर जहां पे भी जो भी नेसेसरी चेंजेस होते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल होता है। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन करना, यानी कि जो आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के बाद इवोलेट के लिए और आपको लगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी बेनिफिशियल है, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। सपोज करें कि आपने स्ट्रेटजी बनाई कि आपको जो है सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में या डिजिटल एडवर्टाइजिंग में जाना होगा। तो आपने स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है। अब जो है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि अब आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करना होगा, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करना होगा। अब उसको करने के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या डिजिटल एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपको जो है अपनी कंपनी में भी बहुत सारे फेरबदल करने पड़ेंगे ना। एम्प्लॉयज़ आपको उस एरिया के चाहिए होंगे, उसके लिए आपको बजट जो है तैयार करना होगा, उसके लिए जो है प्रोसीजर प्लान्स तैयार करेंगे कि कैसे जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होगी, कहाँ पे होगी, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो फेरबदल होती हैं, उसी को हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ टर्निंग प्लान इनटू एक्शन टू रीच ए डिजायर्ड आउटकम, यानी कि जब आप अपनी प्लान को एक्शन में लेके आते हो अपनी डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए, तो दैट इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब सपोज करिए आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, आपको पता चल गया कि एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उसकी तैयारी करनी है, तो आपने स्ट्रेटजी बना ली कि डेली में सुबह 4 से 7 जो है पढ़ाई करूंगा। तो अब ये इतने बना तो लिया, लेकिन अब जो है आप उसको इंप्लीमेंट भी करिए, यानी कि अब आप जो है सुबह 4 बजे उठिए। अब 4 बजे उठने के लिए आपको अलार्म की यूज़ करना पड़ेगा। 4 बजे अपने आप आंख नहीं खुल जाएगी, या तो आप अलार्म यूज़ करेंगे, या तो अपने घर में किसी पेरेंट्स को बोलेंगे कि आपको वो जगा दे। उसके लिए फिर आपको जो है एग्जामिनेशन तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए होंगी, नोट्स चाहिए होंगे। उसके बाद जो है आप 4 बजे उठेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे। तो प्रोसीजर भी होगा कि मंडे को ये काम करेंगे, ट्यूसडे को ये काम करेंगे, थर्सडे को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो यही चीज़ इंप्लीमेंटेशन होता है। प्लान बना लिया कि 4 से 7 पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली में आपने उस दिन आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के लिए आपको बुक्स थे, आप 4 बजे उठे, वो चीज़ इंप्लीमेंटेशन का पार्ट हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जब आप कोई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस करने पड़ते हैं, हायरार्की चेंज करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए होते हैं, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, प्लान, प्रोग्राम, बजट, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ती है, तब जाके वो इंप्लीमेंट होता है। तो एक्टिविटी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू ए प्लान इन ऑर्डर टू अचीविंग एन ओवरऑल गोल। तो जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो उस प्लान के अकॉर्डिंग, उसी को हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मोबिलाइज करते हैं, जिससे कि वो फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी को एक्शन में ले आ सके। यानी कि जो मैंने सोचा था कि 4 बजे हम उठ के पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ पे जो है अब अलार्म लगा के हम उठ रहे हैं, उठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो दैट इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको सपोर्टिव कल्चर प्लान भी तैयार करनी पड़ती है, रीडायरेक्टिंग मार्केटिंग एफर्ट, अपने मार्केटिंग एफर्ट को भी रीडायरेक्ट करना पड़ता है। आप जो है प्रोग्राम, बजट और प्रोसीजर्स को भी तैयार करते हो। कोई भी स्ट्रेटजी बनाने, जब आपने स्ट्रेटजी तो बना ली कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपको यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में ही डिसाइड करनी पड़ती हैं। तभी तो आप एक्शन में लेके आओगे। आपने बता दिया कि आपको जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप जो है कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है आप डिसाइड करोगे। तब वो काम ये नहीं, आपने क्या किया, प्रोग्राम तैयार कर लिया, प्रोग्राम, उसके बाद बजट, कितना पैसा आपको दिया जाएगा उस ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने के लिए, प्रोसीजर कैसे कैसे कब कब करना होगा, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें आप जो है तैयार करते हो। तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, जैसे प्रोग्राम क्या हो गया, डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग अ गोल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द गोल, यानी कि जो स्ट्रेटजी हमने बनाई कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। लीगल और बाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी कि कब किससे कॉन्टैक्ट करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, सारी चीज़ें वो प्रोग्राम में डिसाइड होती है, व्हाट द रिजल्ट विल बी। फिर आता है बजट, यानी कि अब जो है आपने प्रोग्राम तो कर लिया कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम होगा, अब उसके लिए आप बजट भी तैयार करते हो कि कितना पैसा खर्चा हो सकता है उसको इंप्लीमेंट करने में। आपने सेल्स इंक्रीज करनी है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी है, तो एडवर्टाइजिंग
सुपरवाइजर्स जो होंगे वो कंपनी उनको पैसा पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को कितना देना होगा, सारा कुछ जो है मॉनेटरी टर्म में जब आप एस्टिमेट करते हैं तो दैट इज बजट। एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यूजली कंपाइल्ड एंड री इवेल्युएटेड ऑन ए पीरियडिकल बेसिस। तो बजट क्या है, ये आपको री इवेल्युएट भी करना पड़ता रहता है। तो ये एस्टिमेशन होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। और उसके बाद जब आप प्रोग्राम बजट भी तैयार करें तो प्रोसीजर यानी कि सिक्वेंशियल स्टेप और टेक्निक की कब कहाँ कैसे क्या क्या करना होगा इन डिटेल आपको जो है यहाँ पे इस डिस्क्राइब करते हो। ये तरीके का क्या हो गया कि गाइड हो गया, हैंडबुक हो गया, चेकलिस्ट हो गया, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेमोज हो गया। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं कैसे कैसे करना है। प्रोसीजर यानी कि जैसे आपने स्ट्रेटजी बना ली, 4 बजे उठ गए, 4 बजे आपको उठना है, बुक्स भी रख लिया, अब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कब कौन सा पढ़ना है, ये सारा चीज़ आप प्रोसीजर में आ जाता है। तो दैट इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। यहाँ कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी कि आपको सक्सेस पाना है, उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे जो है आप एक्शन में आते हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करते हो, अपनी प्लानिंग में चेंज करते हो, प्रोग्राम बनाते हो, बजट उसके लिए हिसाब से तैयार करते हो, प्रोसीजर्स आप डिसाइड करते हो, उसके बाद फिर उसको उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो। स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। सपोज कि आप जो है एक मर्चेंडाइज शॉप ओपन करते हैं, यानी कि एक कपड़े की दुकान आप ओपन करते हैं। तो वहाँ पर अभी क्या है कि आपने 2 हेल्पर रख लिए और आप जो है सारा जो है शॉप को मैनेज कर रहे हो, यानी कि वहाँ पर आपको जो है आप ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप ही सप्लायर से बात कर रहे हो, आप ही जो है प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आप ही सेल भी कर रहे हो, आप ही जो है अकाउंटिंग और फाइनेंस का पूरा हिसाब किताब आप सारा कुछ रख रहे हो, यानी कि यहाँ पर अभी आप ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि आप टाइम बीतता है, आप जो है अच्छा परफॉर्म करते हो, आपके पास ज़्यादा सेल्स आती हैं, आप ग्रो करने लगते हो, तो अब आपके पास क्या है, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, तो अब आपको और ज़्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आप क्या करते हो कि वहाँ पर जो है डिवीज़न स्टार्ट कर देते हो, यानी कि आप सपोज कि आपका शॉप बहुत बड़ा हो गया, तो आप वहाँ पर मार्केटिंग के लिए अलग एम्प्लॉय रख लिया, आपने जो है फाइनेंस के लिए अलग एम्प्लॉय रख लिया, अकाउंटिंग के लिए अलग एम्प्लॉय रख लिया, और अलग अलग लोग अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक ही बंदा हर काम नहीं कर रहा है, अब जो है अलग अलग लोग अलग अलग के लिए अलग अलग टास्क के लिए अपॉइंट हो गए हैं, यानी कि आपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिवीज़न क्रिएट कर दिया है। और फिर जब फर्दर आप जो है एक्सपेंड करते हो और अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, अलग अलग बिजनेस लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में इंटर कर जाते हो। सपोज कि अभी तक आप कपड़े का ही, मर्चेंडाइज का ही शॉप ओपन करके रखे थे, अब आप जो है इलेक्ट्रॉनिक का भी सेल कर रहे हो, अब आप जो है FMCG प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो। तो आप क्या करते हो, अब आप डिविजनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हो, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग स्टाफ, अलग अलग जो है आप फंक्शनल जो हायरार्की है वहाँ पे आप डेवलप कर देते हो। तो इस तरीके से जो है क्या होता है कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, देन आप फंक्शनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हो, देन थर्ड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यही 3 स्टेज होते हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सक्सेसफुल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो हमेशा जो है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, जैसे जैसे वो एक्सपेंड करेंगे। बिगनिंग में क्या होता है कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है। बिगनिंग विद द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल फर्म, सक्सेसफुल कॉर्पोरेशन यूजली गेट लार्जर एंड ऑर्गेनाइज along functional lines with marketing, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है कि शुरुआत में सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, वही सारी चीज़ें जो है देख रहा होता है, क्लियर। लेकिन जैसे जैसे जो है उसका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो वहाँ पे उसको और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग डिवीजन वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्रिएट कर देता है कि मार्केटिंग वाले मार्केटिंग काम देखेंगे, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होगा, और जो है प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होगा। विथ कंटिन्यूइंग सक्सेस द कंपनी एड्स न्यू प्रोडक्ट लाइन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू इंटरकनेक्टेड डिवीजन। और जैसे जैसे और सक्सेसफुल होते हैं कंपनीज, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप नए नए प्रोडक्ट और एड ऑन कर लेते हो। अभी तक आप कपड़े बेच रहे थे, अब जो है आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रख लेते हो, उसके बाद फिर आप जो है FMCG मार्केट में भी इंटर कर जाते हो। तो अब जो है आपने 3 नए नए प्रोडक्ट लाइन को इन्वॉल्व कर लिया, और फिर सभी के लिए अब जो है आप डिविजन्स क्रिएट कर देते हो अलग अलग, क्लियर। और उसके बाद फिर सभी को आप इंटरकनेक्ट कर देते हो एक दूसरे से। तो स्टेज ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में 3 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं। पहला है सिंपल स्ट्रक्चर, दूसरा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और तीसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो स्टेज 1 क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर। तो नाम से ही क्लियर है कि सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो ऑनर होता है, वही सारे काम परफॉर्म करता है। हर टास्क में, हर फेज में जो है वो एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होता है, ऑनर इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पे 1 मैन शो होता है, क्लियर। तो द एंटरप्रेन्योर हु फाउंड्स अ कंपनी टू प्रमोट एन आइडिया, ए प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पे क्या होता है कि
एंटरप्रेन्योर डोमिनेटेड होता है। वन यूनिट वन मैन शो है, एक यूनिट होता है, एक ही आप प्रोडक्ट या फिर एक ही जो है आप शॉप ओपन करके बैठे हो और आप ही सारा कुछ वहाँ पर मैनेज कर रहे हो। द एंटरप्रेन्योर टेंड्स टू मेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर्सनली एंड इज इन्वॉल्व इन एवरी डिटेल एंड फेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के हर फेज में इन्वॉल्व होता है और पर्सनली जो है वो सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। किसमें? सिंपल स्ट्रक्चर के केस में। द एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ एवरी एम्प्लॉय, वो डायरेक्टली जो है सभी एम्प्लॉय को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर? प्लानिंग इज यूजली शॉर्ट रेंज और रिएक्टिव। यहाँ पर जो सिंपल स्ट्रक्चर में होता है वो प्लानिंग क्या होती है? वो शॉर्ट रेंज होती है और रिएक्टिव टाइप की प्लानिंग यहाँ पर होती है। तो सिंपल स्ट्रक्चर कब होता है? जब ग्रोइंग फेज में होता है, यानी कि स्टार्टिंग फेज, जो आप कहते हो ना कि स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में क्या होता है कि स्टार्टअप में सिंपल स्ट्रक्चर ही होता है। एक पर्सन होगा, एक एंटरप्रेन्योर होगा, वही जो है सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, चाहे वो मार्केटिंग का काम हो, चाहे वो फाइनेंस का काम हो, चाहे अकाउंटिंग का काम हो, चाहे प्रोडक्शन का काम हो, सभी चीज़ें वो इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे एक्सपेंड करता है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो है डिमांड बढ़ने लगती है, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, सेल्स ज़्यादा होगा, तो आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फिर आप क्या कहते हो? वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर लेके आते हो। तो दैट इज स्टेज टू फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि अब आप क्या करोगे? अब आप सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे, अब आप जो है फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे डिवीजन कर दोगे। मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वाला पर्सन, अकाउंटिंग का अकाउंटिंग, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन और प्रमोशन का प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट संभालेगा। और यहाँ पे आप क्या करते हो? डेलीगेट करते हो, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी तक आपने सब कुछ अपने हाथों में ले रखी थी, अब आप डेलीगेट करोगे। मार्केटिंग का कोई चीज़ पूछना है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछोगे, फाइनेंस का कोई है तो फाइनेंस से पूछोगे आप। क्लियर? तो यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ पर फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर डिवीजन क्रिएट कर देते हो। तो द एंटरप्रेन्योर इज रिप्लेस्ड बाय ए टीम ऑफ मैनेजर्स हु हैव फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस। तो अभी तक एंटरप्रेन्योर ये सारी चीज़ें मैनेज करता था, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो। लेकिन अब क्या है यहाँ पे कि जो एंटरप्रेन्योर है वो मैनेजर्स रिक्रूट करता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग और उनको जो है डेलीगेट कर देता है सारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वन यूनिट वन ही है, लेकिन फंक्शनली स्पेशलाइज्ड ग्रुप यहाँ पर बन जाता है। एक ही यूनिट है लेकिन फंक्शनली स्पेशलाइज्ड ग्रुप बन जाता है। जो सिंपल स्ट्रक्चर था वहाँ पर एंटरप्रेन्योर सारे फंक्शंस परफॉर्म करता था, लेकिन जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है बिजनेस, तो वहाँ पर जो है फंक्शनल स्पेशलाइज्ड ग्रुप वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं और वहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि जो अभी तक डिसीजन मेकिंग एंटरप्रेन्योर खुद लेता था, अब जो है वो जो वहाँ के मैनेजर्स हैं जिस भी डिपार्टमेंट के, वो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड डिसीजन मेकिंग अब वो वहाँ के मैनेजर्स लेंगे। क्लियर? तो कंसंट्रेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन वन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अभी भी क्या है कि जो कंसंट्रेशन है और जो स्पेशलाइजेशन होता है वो किसी एक ही इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के लिए होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। क्लियर? इट्स ग्रेट वीकनेस इज दैट ऑल इट्स एग्स आर इन वन बास्केट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो क्या होता है कि सिर्फ किसी एक ही इंडस्ट्री से आ रहा होता है। तो ये इसका रिस्क होता है, बस और कुछ नहीं यहाँ पर। लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप जब कोई एक यूनिट रन कर रहे होते हो, उस यूनिट में फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आप डिवीजन कर देते हो, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देते हो और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हो। तो दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर फर्दर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो बट ऑब्वियसली बात है कि आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करोगे। अभी तक आप सिर्फ मर्चेंडाइज का बिजनेस देखते थे, अब आप जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओगे, आप FMCG में चले जाओगे, यानी कि आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में इंटर करते हो। तो जब आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में इंटर करोगे तो अलग अलग डिवीजन क्रिएट हो जाता है। तो दैट इज स्टेज 3 डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो द कॉर्पोरेशंस मैनेजिंग डाइवर्स प्रोडक्ट लाइंस इन न्यूमरस इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग प्रोडक्ट लाइन जो है आप मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पर आपका डिविजनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जैसे कि टाटा ग्रुप है तो टाटा स्टील है, टाटा एयरलाइंस है, टाटा मोटर्स है, टाटा मर्चेंडाइज में है, तो अलग अलग जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में डील करने लगता है, तो वहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मल्टी यूनिट जनरल स्टाफ ऑफिस एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग डिवीजन होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग यूनिट के लिए भाई अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टाफ चाहिए होगा और अलग अलग जो है वहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग डिविजन्स होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाला डिवीजन अपने हिसाब से काम करेगा, जो टाटा एयरलाइंस का है वो अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, टाटा मोटर वाले अपने हिसाब से वहाँ पर काम करेंगे और सबका अपना अपना स्टाफ होगा। इट डिसेंट्रलाइज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। यहाँ पर अब जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो भी क्या होगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। ये नहीं कि टाटा मोटर वाला टाटा एयरलाइंस के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है, नहीं, टाटा एयरलाइन का टाटा एयरलाइन वाले डिसीजन मेकिंग करेंगे, टाटा मोटर के लिए टाटा मोटर का जो BOD होगा वो अपना जो है डिसीजन मेकिंग करेगा। जैसे टाटा में अलग अलग जो है प्रोडक्ट लाइन्स हैं, टाटा स्टील, टाटा एयर सर्विसेज, टाटा मोटर, तो अलग अलग बिजनेस यूनिट के लिए अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो कि डिसीजन मेकिंग लेते हैं। क्लियर? तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। तो मूव टू अ डिविजनल
स्ट्रक्चर विथ अ सेंट्रल हेडक्वार्टर्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग डिवीजन। तो डिविजनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये नहीं कि सारा कुछ आपने अलग अलग छोड़ दिया, नहीं, सभी को आप बांध कर रखते हैं एक हेडक्वार्टर से। अब जैसे टाटा है तो टाटा के अलग अलग बिजनेस हैं, लेकिन टाटा का हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई से ही सभी बिजनेस यूनिट्स को वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग है या फिर जो डिसीजन मेकिंग वो डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन कंट्रोल उनको एक जगह से हेडक्वार्टर से किया जाता है। तो दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर, आपने सुना होगा हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, लेकिन बाकी जगह पे उसके बिजनेस फैले हुए होते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर। तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, इसको जो है ब्लॉक कौन से चीज़ें करते हैं, यानी कि डेवलप क्यों नहीं हो पाती हैं, यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर से फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर से डिविजनल स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो पाती है कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एबिलिटी ही नहीं है, या फिर आप टॉप मैनेजमेंट द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग डेलीगेट ही नहीं करेंगे। अब एंटरप्रेन्योर है, वो कहेगा कि हम डिसीजन मेकिंग में किसी और को नहीं करने दूंगा, जो भी डिसीजन मेकिंग हो मैं ही करूंगा। तो बट ऑफ से बात है कि आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये ब्लॉक्स हो गए। वहीं पे एक्सटर्नल जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन आपकी वैसी नहीं है, लेबर की शॉर्टेज है या फिर मार्केट ग्रोथ नहीं हो रहा है उतना, तो ये एक्सटर्नल कंडीशंस हो गई। इसकी वजह से भी क्या होता है कि आप जो है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये ब्लॉक्स हैं, एक तरीके से ये रुकावटें हैं। क्लियर, कि जिसकी वजह से सिंपल स्ट्रक्चर से आप फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर से डिविजनल स्ट्रक्चर पर नहीं जा पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने 4 इंपॉर्टेंट स्टेज देखे थे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। क्या कि इंट्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का, फिर वो ग्रो करता है, मैच्योरिटी स्टेज आता है, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज आता है। तो उसी तरीके से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी भी लाइफ साइकिल होती है, यानी कि वो भी कुछ स्टेजेस से पास होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन सभी स्टेज से पास हों, लेकिन नॉर्मली ये 3-4 स्टेज होते हैं जो कि वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, फिर धीरे धीरे ग्रो करती है, डेवलप करती है, फिर डिक्लाइनिंग फेज वहाँ पर भी आता है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस एल व्हीलन एंड जे डेविड हंगर, OLC यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो, डेवलप एंड इवेंचुअली डिक्लाइन। यानी कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, उसके बाद फिर डिक्लाइन कर जाती हैं, उसी को डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन मार्केटिंग। तो जैसे मार्केटिंग में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, उसी के इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल भी यहाँ पर होता है। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल की, तो यहाँ पे जो पहला स्टेज है दैट इज बर्थ स्टेज, यानी कि बिजनेस स्टार्ट होता है। दूसरा स्टेज है ग्रोथ स्टेज, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे अपना मार्केट एक्सपेंड कर रहा है, नए नए कस्टमर्स वहां पर ऐड ऑन हो रहे हैं। तीसरा स्टेज है मैच्योरिटी, फोर्थ स्टेज है डिक्लाइन, और देन लास्ट स्टेज है दैट इज फिफ्थ स्टेज डेथ या फिर लिक्विडेशन या फिर बैंकरप्सी भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो शुरू के 3 स्टेज हैं यानी कि बर्थ, ग्रोथ और मैच्योरिटी, ये जो स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में आप 3 स्टेज पढ़े, वही 3 स्टेज यहाँ पर बर्थ, ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज में काउंट हो जाते हैं। तो बर्थ स्टेज यानी कि स्टेज 1 में क्या होता है कि द एंटरप्रेन्योर हु फाउंड्स अ कंपनी टू प्रमोट एन आइडिया, वो एंटरप्रेन्योर जो है इस पूरे बिजनेस को स्टार्टिंग में कंट्रोल कर रहा होता है, डिसीजन मेकिंग उसी के हाथ में होती है, पूरा का पूरा सभी फेजेज में एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर डोमिनेटेड होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बर्थ स्टेज में होता है, यानी कि जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है। द एंटरप्रेन्योर टेंड्स टू मेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर्सनली एंड इज इन्वॉल्व्ड इन एवरी डिटेल एंड फेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ एवरी एम्प्लॉय। तो बर्थ स्टेज में जो ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्रेन्योर होता है, यानी कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, वही जो है सभी फेजेस में इन्वॉल्व होता है, सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेता है और सभी एम्प्लॉय को डायरेक्टली वो कंट्रोल करता है। और इसमें जो है प्लानिंग जो है वो शॉर्ट रेंज की होती है और रिएक्टिव टाइप की होती है। और यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन इन नीच, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर या प्रोडक्ट लाइन पे ही फोकस किया जाता है। बर्थ स्टेज है, नया नया बिजनेस है, तो किसी एक ही प्रोडक्ट को आप जो है यहाँ पर फोकस करके या फिर किसी एक ही इंडस्ट्री को फोकस करके जो है आप अपना यहाँ पर बिजनेस रन करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल में जो बर्थ स्टेज होता है वहाँ पर क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट लाइन को आप फोकस करते हो, उसी पर बिजनेस अपना रन करते हो। और यहाँ पर जो है एंटरप्रेन्योर डोमिनेटेड होता है, एंटरप्रेन्योर ही होता है, यानी ऑनर जो होता है वही सारा डिसीजन मेकिंग सभी फेज में इन्वॉल्व होता है और सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करता है और सभी इंप्लॉय को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा तो अगला स्टेप आता है ग्रोथ, यानी कि अब जो है बिजनेस रन होना, बिजनेस कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी सेल्स इंक्रीज करेगी, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, आपका मार्केट एक्सपेंड होगा, तो यानी कि आप क्या करोगे, ग्रोथ करोगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रो करेगा ऑर्गेनाइजेशन। तो द एंटरप्रेन्योर इज रिप्लेस्ड बाय ए टीम ऑफ मैनेजर्स हु हैव फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो अब आप क्या करोगे, आप सभी लोगों
लोगों को पूरा आप जो है अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करते हो कि मार्केटिंग के लिए अलग एम्प्लॉय रिक्रूट कर दिया, HR के लिए अलग कर दिया, ऑपरेशन के लिए अलग कर दिया, प्रोडक्शन के लिए अलग कर दिया। तो अब आप क्या करते हो कि आप डेलीगेशन करते हो अपनी अथॉरिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजर्स को, तो आप डिपार्टमेंट बना देते हो। क्लियर? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ग्रोथ स्टेज पे होने लगती है। भाई ग्रो कर रहा है तो अकेले सारा चीज़ नहीं मैनेज कर पाओगे, तो आप क्या करते हो कि मैनेजर्स को रिक्रूट करते हो, उनको फंक्शंस उनको बताते हो, उनको स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं, और फिर जो है वहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट करते हो। कंसंट्रेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन वन इंडस्ट्री, तो ग्रोथ स्टेज में भी क्या होता है कि नॉर्मली एक ही इंडस्ट्री में जो है ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस परफॉर्म करती है और उसमें स्पेशलाइजेशन पाने की कोशिश करती है। क्लियर? वहीं पे जो थर्ड स्टेज है दैट इज मैच्योरिटी, यानी कि जब आप कंटिन्यूस ग्रो करते हो तो फिर एक स्टेज आता है, मैच्योरिटी स्टेज आता है, जहां पर आप क्या करते हो कि अब आप जो है एक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि मल्टीपल इंडस्ट्री में और मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन पे आप इंटर कर जाते हो। द कॉर्पोरेशन मैनेजिंग डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन इन न्यूमरस इंडस्ट्रीज, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स जो है अब वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही होती है। तो बर्थ स्टेज में क्या था कि नया नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे जो है वो फोकस करती है। ग्रोथ स्टेज पे सिंगल प्रोडक्ट लाइन ही जो है फोकस कर रही होती है, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करके वहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को वहाँ पर जो है क्रिएट होता है। फिर मैच्योरिटी स्टेज में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है अब एक प्रोडक्ट लाइन नहीं, अलग अलग इंडस्ट्री के डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स में जो है कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही होती है। तो दैट इज मैच्योरिटी स्टेज। इट डिसेंट्रलाइज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पर क्या है कि अब जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट लाइन है वो उस प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग डिसीजन मेकिंग किया जाएगा। एयरलाइंस है तो एयरलाइंस की अलग डिसीजन मेकिंग होगी, FMCG है तो FMCG के लिए अलग डिसीजन मेकिंग होगी, टूरिज्म इंडस्ट्री है तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अलग जो है डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो मैच्योरिटी स्टेज में डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पर होने लगता है। मूव टू अ डिविजनल स्ट्रक्चर विद अ सेंट्रल हेडक्वार्टर एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग डिवीजन, तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि अलग अलग डिविजन्स अपना अपना जो है वहाँ पर वर्किंग परफॉर्म करती हैं और सभी डिवीजन को मैनेज करने के लिए एक हेडक्वार्टर जो है वो बना दिया जाता है, वहीं से जो है जो कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग होता है वहीं से लिया जाता है। तो यहाँ पर कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो नॉर्मली मैच्योरिटी स्टेज में यूज होती है। अब यहाँ पर मैच्योरिटी स्टेज से ही क्या होता है कि अगला स्टेज आता है स्टेज 4 दैट इज डिक्लाइन। तो डिक्लाइन में क्या होता है कि भाई आप मैच्योरिटी स्टेज में आ गए, आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट लाइन जो है आप इन्वॉल्व हो गए, अब जो है वहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। भाई मार्केट में सिर्फ आप ही तो रन नहीं करोगे बिजनेस, कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो होगी, आपका प्रोडक्ट सेल डाउन होगा, आपका रेवेन्यू कम होने लगेगा। अब अगर आप यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं लगाओगे, अगर आप नया प्रोडक्ट नया मार्केट नहीं लॉन्च करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी सेल क्या होगी, डाउन हो जाएगी, यानी कि आप डिक्लाइन फेज में आने लगोगे। कहीं ना कहीं आप जो है कोई एक सेक्टर बंद कर दोगे। आप सपोज कि आप जो है FMCG में थे, एयरलाइंस में भी थे, तो आपने क्या किया कि आप देखे कि कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हो गए, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एयरलाइंस बंद कर दो, FMCG सिर्फ चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो है डिक्लाइनिंग फेज में आते हो। जैसे कि कोटक या फिर नोकिया की बात कर लें तो इन्होंने क्या है, इन्होंने इनोवेशन नहीं किया, नया प्रोडक्ट नया लॉन्च नहीं किया मार्केट में, तो इससे क्या हुआ कि ये डिक्लाइन फेज में चले गए, ये कंपनी जो है काफ़ी हद तक पिछड़ गई थी। लेकिन बाद में कोटक ने जो है अलग इंडस्ट्री अलग प्रोडक्ट लॉन्च करके जो है अपने आप को मार्केट में बनाए रखा। और वहीं पे स्टेज 5 है डेथ, बैंकरप्सी या फिर लिक्विडेशन भी कहते हैं, यानी कि जब कंपनी जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, यानी कि कंपनी जो है किसी भी प्रोडक्ट लाइन को हैंडल नहीं कर पाती है, कोई भी जो है इंडस्ट्री में वो रन नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, अपने आप को लिक्विडेट कर देती है, बैंकरप्ट हो जाती है, वो बंद हो जाती है। क्लियर? तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन और डेथ। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन सारे स्टेजेस को फॉलो करें ऐसा नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बर्थ स्टेज में आती हैं और सीधे फिर मैच्योरिटी स्टेज पे पहुँच जाती हैं, या फिर बर्थ हुआ उसके बाद डिक्लाइन में चली गई, यानी कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन रन किया तुरंत वो बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है सभी स्टेजेस जरूरी नहीं है कि फॉलो किए जाएँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिवाइवल फेज आता है, मैच्योरिटी जब डिक्लाइन में होता है तो डिक्लाइन में ही रिवाइवल फेज आता है। A revival phase may occur sometimes during the maturity or declining stage। तो अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वही प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर भी बना रहा है, कॉम्पिटिटर हमसे सस्ते में दे रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी लगानी है, कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में चेंज करना है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना है, पैकेजिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंज करना है, यानी कि आप कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाकर, या फिर हो सकता है कि आप डाइवर्सिफाई कर लें, आप जो है किसी को एक्वायर कर लें, मर्जर कर लें, तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी लगा के आपको जो है दोबारा से मार्केट में कुछ नयापन लाना पड़ता है, चाहे वो मार्केट स्ट्रेटजी हो, चाहे वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में फीचर्स में
चेंज करके लाना है। तो आपको जो है यहाँ पर लाना होगा, रिवाइव करना होगा, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपकी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की डेथ स्टेज पे आ जाएगी। तो डेवलपिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और एक्वायरिंग न्यू रिसोर्सेज थ्रू एक्विजिशन कैन इनेबल फर्म्स विथ डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस टू रिगेन ग्रोथ। यानी कि अगर आपको दोबारा डिक्लाइनिंग फेज में आ गए हो और आपको ग्रो करना है तो आप जो है जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको कंबाइन करके कोई नया प्रोडक्ट बनाइए या फिर एक्वायर करिए कोई नया रिसोर्सेज थ्रू एक्विजिशन, तो आप जो है दोबारा से डिक्लाइनिंग फेज से निकलकर ग्रो फेज में आ जाएंगे। क्लियर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल में जब ऑर्गेनाइजेशन नया नया स्टार्ट होता है तो बर्थ स्टेज आता है, फिर धीरे धीरे वो मार्केट एक्सपेंड करता है, सेल्स ग्रो होता है तो वो ग्रोथ स्टेज में आता है, फिर मेच्योरिटी स्टेज में आता है जहाँ पर वो जो है अलग अलग प्रोडक्ट लाइन अलग अलग इंडस्ट्री में जो है अपना बिजनेस परफॉर्म करने लगता है, फिर जो है डिक्लाइनिंग फेज आता है और डिक्लाइनिंग के बाद फिर अगर वो रिवाइवल नहीं हो पाता है तो वो डेथ में आ जाता है, यानी कि वो बैंकरप्ट या फिर लिक्विडेशन उसका हो जाता है। तो 5 इंपॉर्टेंट फेजेज हैं: बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड डेथ। बिजनेस प्रोसेस री यानी कि जो बिजनेस प्रोसेस है उसको आप री इंजीनियर करते हो, री इंजीनियर मीन्स कि दोबारा से डिजाइन करते हो, दोबारा से उसको बनाते हो, दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ री थिंकिंग एंड री डिजाइनिंग द वे वर्क इज डन टू बेटर सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जिस भी तरीके से जो करंट वर्किंग मेथड होता है उसके ऊपर दोबारा से सोचना और उसको रीडिजाइन करना, यानी नए तरीके से किसी काम को करना, वही क्या कहलाता है, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मिशन भी कंप्लीट हो और कॉस्ट भी कम आए, उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सपोज करें कि अभी क्या है, कभी हम एडवर्टीजमेंट देते थे न्यूज़पेपर में, उसके बाद जो है एप्लीकेशन आता था, फिर सिलेक्शन करते थे, फिर ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग देने के लिए हम कहीं अलग जगह पे भेजते थे, उसके बाद वापस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वापस आता था, तब जाके वो जॉब परफॉर्म करता था। ये मेथड है। लेकिन हमने क्या किया कि इसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो हमने देखा, हमने क्या किया, इसको री इंजीनियर किया। री इंजीनियर क्या किया कि अब हम जो है एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में ना देख के हम एडवर्टीजमेंट अपनी वेबसाइट पे दे देते हैं, तो वेबसाइट पे देंगे तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कम हो गई। रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, ट्रेनिंग दिया, तो ट्रेनिंग भी हमने ऑफ द जॉब जाके ना देके ऑन द जॉब कर दिया, यानी कि जॉब करते करते हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे भी हमारा जॉब भी हुआ और हमें ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है जो भी करंट मेथड होता है उसको डिज़ाइन अलग तरीके से रीडिज़ाइन करके नए तरीके से उस काम को परफॉर्म करते हो, जिससे कि मिशन भी पूरा हो और आपकी कॉस्ट भी है। तो दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यानी दोबारा से आप उसको डिज़ाइन करते हो, री इंजीनियर करते हो। इंजीनियर मीन्स बनाना। टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स लाइक क्वालिटी, आउटपुट, कॉस्ट, सर्विस एंड स्पीड। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि हम कोई ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट करें, किसमें, या तो हम कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, या तो क्वालिटी को इंप्रूव करें, आउटपुट को बढ़ा दें, कॉस्ट को कम करें, सर्विस को इंक्रीज कर दें, या स्पीड बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं जो भी हम री इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा फायदा होता है, चाहे कॉस्ट कम होगी, चाहे स्पीड बढ़ जाएगी काम करने की, चाहे क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट होना चाहिए। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात करें तो कैसे होता है, तो री इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले क्या होता है कि करंट स्टेट, यानी कि करंटली आपका क्या पोजीशन है, क्या वर्किंग मेथड है, उसको आइडेंटिफाई करिए, डिफाइन करिए, एनालाइज करिए कि क्या क्या स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे करते हैं आप। तो करंट स्टेट क्या है उसको जब आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आइडेंटिफाई करिए अलग अलग पॉइंट्स को और उसको रीडिज़ाइन करिए, यानी कि आइडेंटिफाई करिए कि किन किन चीज़ों को आप रीडिज़ाइन कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप चेंजेस ला सकते हो, और उसको रीडिज़ाइन करिए। रीडिज़ाइन करने के बाद आप क्या है, एक प्रोटोटाइप डेवलप करिए। प्रोटोटाइप मतलब कि मॉडल डिज़ाइन करिए, डेवलप करिए और उसको टेस्ट करिए, यानी कि एक बार चेक कर लीजिए कि उसको पहले वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। आप सपोज करिए कि आप वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट डालने जा रहे हैं, तो क्या वेबसाइट पे लोग आते भी हैं कि नहीं आते हैं, आपके वेबसाइट पे लोग चेक करने, तो पता चला कि आपने वैकेंसी तो डाली लेकिन कोई वेबसाइट चेक करने आ ही नहीं रहा, तो ये क्या है, फिजिबल नहीं होगा। तो प्रोटोटाइप एक, यानी कि जो भी आप रीडिज़ाइन करने जा रहे हो उसका एक मॉडल तैयार करिए, मॉडल को टेस्ट करिए पहले, टेस्ट करने पे अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर आप क्या करोगे, उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए और फिर उसको मॉनिटर करिए, यानी कि जो भी आपने चेंजेस किया इंप्लीमेंट कर दीजिए, उसको मॉनिटर करिए। उस चेंजेस से आपकी या तो क्वालिटी बढ़ रही होगी, या फिर कॉस्ट कम हो रहा होगा, या फिर सर्विस अच्छे से दे रहे होंगे, या फिर स्पीड बढ़ गई, या फिर सारी चीज़ें हो रही होंगी, इनमें से कोई एक हो रहा होगा या फिर सारी चीज़ें होंगी, उसको मॉनिटर करिए। अगर इनमें से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं फिर से रीडिज़ाइन करने की जरूरत है, री इंजीनियर करने की जरूरत है। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी करंट मेथड है उसको आप चेंज करते हो, चेंज करके आप उसमें कुछ नया वर्क मेथड लाते हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन पूरा होता है, कॉस्ट कम होता है, स्पीड बढ़ती है, क्वालिटी अच्छी होती है, आउटपुट ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होता है। तो ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहलाता है। एक स्टडी की गई जिसमें कि 782 कॉर्पोरेशंस को इन्वॉल्व किया गया और उसमें उन लोगों ने री इंजीनियरिंग का यूज़ किया और 75% एग्जीक्यूटिव ने बताया
कि जब उन्होंने री इंजीनियरिंग यूज़ किया तो उनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो कम हुए और साथ ही साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है। यानी कि री इंजीनियरिंग से बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। तो ए स्टडी ऑफ 134 लार्ज एंड स्मॉल कैनेडियन कंपनीज फाउंड दैट री इंजीनियरिंग प्रोग्राम रिजल्टेड इन, यानी कि 134 लार्ज और स्मॉल कैनेडियन कंपनीज के ऊपर स्टडी की गई और इससे कंक्लूड किया गया कि री इंजीनियरिंग से क्या बेनिफिट हो सकता है। पहला, एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन री इंजीनियरिंग करती हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करती हैं तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। कॉस्ट रिडक्शन होगा, यानी कि जो फालतू के खर्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होंगे और साथ ही साथ एन इंक्रीज इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल फर्म, यानी कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, उनका एक्टिविटी है, कल्चर है, वो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव होगी, वो इंक्रीज होगी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो ये जो है 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है री इंजीनियरिंग के पाए गए। जो ऑथर है माइकल हैमर, जिन्होंने री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था, उन्होंने जो है कुछ प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए हैं री इंजीनियरिंग के लिए। यानी कि जब री इंजीनियरिंग आप करते हैं तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए और इनको जो है इंक्लूड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माइकल हैमर, जिससे कि आप एक अच्छा जो है री इंजीनियरिंग कर सकें और आप जो है इंक्रीज कर सकें अपनी प्रोडक्टिविटी को, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क, यानी कि जो पर्सन्स या फिर डिपार्टमेंट का जॉब है उसको जो आपका ऑब्जेक्टिव है फिर आउटकम है उसके अराउंड जो है डिज़ाइन करिए, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइज करिए, ना कि टास्क के या फिर सीरीज ऑफ टास्क के अकॉर्डिंग। यानी कि ये काम करना है तो चीज़ें आप वहाँ पे अरेंज कर रहे हो, नहीं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका आउटकम है उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए, पर्सन्स के डिपार्टमेंट की जॉब को ऑर्गेनाइज करिए। क्लियर? देन हैव दोज हु यूज द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस, यानी कि उन लोगों को रखिए, उन लोगों को इंक्लूड करिए जो प्रोसेस से जो आउटपुट आता है उसको यूज़ करते हैं और जो प्रोसेस को परफॉर्म करते हों। क्लियर? तो यानी कि बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, उस टास्क से जो भी आउटपुट आता है उसको यूज़ करने वाले हों, उन लोगों को जो है आपको इंक्लूड करके रखना चाहिए। ट्रीट जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रिसोर्सेज एज थॉ दे वेयर सेंट्रलाइज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पज़, यानी कि जो चीज़ें जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं, दूर दूर हैं, अलग अलग एरिया में हैं, उनको इस तरीके से सेंट्रलाइज करिए जिससे कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन सके। क्योंकि अगर सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा तो कहीं ना कहीं फिर आपका टाइम जो है सेव होगा और कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लिंक पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टीड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एक साथ कई सारे काम करिए, ये नहीं कि एक काम खत्म होगा तो दूसरा काम करेंगे, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा करेंगे। इंस्टीड ऑफ हैविंग सेपरेट यूनिट परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज दैट मस्ट इवेंचुअली कम टुगेदर सो दैट दे कैन डू द इंटीग्रेट, यानी कि इंटीग्रेट करिए डिफरेंट टास्क को, एक्टिविटीज़ को। पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड, यानी कि जहाँ पर काम परफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ पर वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वहीं पर डिसीजन मेकिंग को जो है आपको डेलीगेट करना है। द पीपल हु डू द वर्क शुड मेक द डिसीजन एंड बी सेल्फ कंट्रोलिंग, तो जो काम कर रहा है उसको जो है डिसीजन मेकिंग के जो है आपको पावर देनी है, अथॉरिटी देनी है, क्योंकि जो काम कर रहा है उसको पता है कि कब कैसे करने से जो है सही तरीके से काम होगा, कम कॉस्ट में अच्छे से काम हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग जो है वहां रखिए जहां पर काम हो रहा है और सेल्फ कंट्रोलिंग होनी चाहिए। कैप्चर इंफॉर्मेशन वंस एंड एट द सोर्सेज, तो इंस्टीड ऑफ हैविंग ईच यूनिट डेवलप इट्स ऑन डेटाबेस, यानी कि सपोज कि आपकी 5-6 जगह पे बिजनेस चल रहे हैं, 5-6 यूनिट हैं, तो हर जगह का अलग अलग डेटाबेस है, तो ऐसा मत करिए। आपको कुछ इस तरीके से जो है डेवलप री इंजीनियरिंग करनी है कि कोई एक सिंगल डेटाबेस हो और वहीं से जो है सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है और वहीं से जो है सभी लोग एक्सेस कर सकें। द इंफॉर्मेशन कैन बी पुट ऑन अ नेटवर्क सो दैट ऑल कैन एक्सेस इट, यानी कि एक जगह पे डेटाबेस बन रहा है, वहीं से जो है सबको परमिशन दे दी जाती है, जो जो भी कंसर्न पर्सन है उनको परमिशन दी जाती है और वो जो है कहीं से भी उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंस्टीड ऑफ हैविंग ईच यूनिट डेवलप इट्स ऑन डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, द इंफॉर्मेशन कैन बी पुट ऑन अ नेटवर्क सो दैट ऑल कैन एक्सेस इट, यानी कि या तो आप अपना प्राइवेट डेटाबेस ना बनाकर उसको नेटवर्क पे रखिए, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। आप जो है लखनऊ में बैठे हैं, आप जो है दिल्ली का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो अगर वो जो है नेटवर्क में रहेगा तो आप आसानी से उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही बार कैप्चर करनी है और उसको इस तरीके से रखना है कि उसको कहीं से कोई भी उसको एक्सेस कर सके, जो भी कंसर्न पीपल हैं। तो ये कुछ री इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आउटपुट अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, कॉस्ट रिड्यूस हो।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, यानी कि किस तरीके से डिफरेंट पार्ट जो है किसी भी चीज़ के उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देखते होंगे कि बिल्डिंग्स या फिर घर देखते होंगे तो अलग अलग घर अलग अलग डिज़ाइन के देखते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनका कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उनके जो पार्ट्स हैं, ईंट है, पत्थर हैं, डिज़ाइन है, वो अलग अलग तरीके से अरेंज की गई है। इसलिए अलग अलग घर के अलग अलग जो है लुक आता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है ना कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या रोल्स है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसकी क्या अथॉरिटीज़ है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर एक जो है अरेंजमेंट करने पर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया? इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जो कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं, उनको अरेंज करना सही तरीके से, सुपीरियर और जो है सबऑर्डिनेट के रूप में जो है अरेंज करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि जब आप उसको अरेंज करते हो तो एक स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मिस्टर ओम है, उन्होंने एक अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन की है। अब ट्रैवल एजेंसी ओपन की है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, सेल्स से रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया, ट्रैवल काउंसलिंग हो गया, रिजर्वेशन और टिकटिंग को रिलेटेड हो गया, कस्टमर केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटीज़ हैं, बुक कीपिंग, कैशियर। तो ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी में परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अब जो मिस्टर ओम है वो क्या करते हैं कि रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को डिफाइन करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो एजेंसी है उसके डिफरेंट वर्क को डिवाइड कर देते हैं इनटू 3 सब हेड: ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्या किया? टू डिफाइन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एटसेट्रा, ही हैज डिवाइड द इंटायर वर्क ऑफ द एजेंसी इनटू 3 सब हेड बेस्ड ऑन द फंक्शंस, नेमली ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? अब उसके बाद ऑपरेशन में अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, सेल्स में अलग एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, और उसके लिए अलग अलग आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑपरेशंस हो गया तो ऑपरेशंस इंक्लूड ट्रैवल काउंसलिंग, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कस्टमर केयर। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी जो कि ऑपरेशन के अंदर आती हैं। इसी तरीके से सेल्स में अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो गया जो कि सेल्स लीड लेकर आता है, वो जो है अलग अलग टारगेट्स को अचीव करता है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपिंग हो गया, कैशियर हो गया, यूटिलिटी पर्सनल हो गया जो कि अलग अलग सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ है और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उसके लिए आपको जो है सभी ह्यूमन रिसोर्स की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि मिस्टर ए है वो ऑपरेशन का काम देखेंगे, मिस्टर बी है वो रिजर्वेशन टिकटिंग का काम देखेंगे, मिस्टर सी है वो बुक कीपिंग का काम देखेंगे। तो आप फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करते हो? आप जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स है उसको अरेंज करते हो, तो फिर आपके सामने एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हैज रिजल्ट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्पेसिफाइंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो रिजर्वेशन एंड टिकटिंग का जो एम्प्लॉय होगा उसका काम क्या होगा? रिजर्वेशन करना और टिकटिंग को ही देखना। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का काम होगा सेल्स लीड को जनरेट करना। बुक कीपर का काम होगा बुक कीपिंग को करना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क को देखना। तो इससे क्या होता है कि जब आप चीज़ों को अरेंज करते हो सिस्टमेटिक तरीके से तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और उसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि इसमें जो मिस्टर ओम है उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी खोली। उन्होंने क्या किया कि 3 सब हेड में अपने जो एजेंसी के फंक्शन होते हैं उसको डिवाइड कर दिया: ऑपरेशन, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो है ऑपरेशंस में ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कस्टमर केयर, ये के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सेल्स में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपिंग, कैशियर, यूटिलिटी पर्सनल, इनसे रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक अरेंजमेंट कर दिया गया, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया गया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप कर दिया गया, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप कर दिया गया। तो आपके सामने क्या गया? एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने दिखने लगा। तो इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो ये चार्ट के रूप में हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को
दिखाया है, इसी को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या हो गया? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द पोजीशन और जॉब विद इन इट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोजीशंस होते हैं, जो भी जॉब होते हैं, जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं चार्ट में, तो उसी को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहा जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो गया? इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप को जब आप अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे आपने चीज़ों को अरेंज किया है। इट प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर क्लैरिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग द लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही जो है आप क्लैरिफाई कर सकते हो और आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब आप जो है ऑपरेशंस वाले से अकाउंट का जो है काम पूछ रहे हो, या फिर सेल्स वाले से ऑपरेशन का काम पूछ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जब आपको क्लियर रहेगा कि ऑपरेशन का मिस्टर ए संभाल रहे हैं, तो मिस्टर ए से आप ऑपरेशन का ही पूछेंगे, मिस्टर बी सेल्स का देखें तो मिस्टर बी से आप सेल्स का ही पूछेंगे। तो ये क्लेरिफाई होता है और यहाँ पे आसानी से आप जो है कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे। क्लियर? देन है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिटरमाइन हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन लेवल विद इन द कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इसको भी डिटरमाइन कर सकते हो कि कैसे जो है इंफॉर्मेशन वो फ्लो करता है कंपनी के अंदर, यानी कि कौन एमडी है, कौन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन जो है एम्प्लॉय है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, ये सारी चीज़ें, कौन ऑपरेशनल हेड है, कौन एचआर हेड है। तो आप सारी चीज़ें आसानी से डिपिक्ट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे फ्लो कर रही है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया? एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वहाँ पे जो सेकंड फंक्शन होता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जब आप मैनेजमेंट करने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी का रिजल्ट क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे आता है? क्योंकि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो तो वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिफाई करता है? कि रिलेशनशिप को शो करता है कि पीपल कैसे एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है, कौन सुपीरियर, कौन सबऑर्डिनेट है, वर्क और रिसोर्सेज किसके क्या है, किसके क्या रिसोर्सेज चाहिए, किसको किसका क्या वर्क है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई करता है कौन? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज शोन इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले दिखा दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसको शो करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चार्ट में शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं। एंड ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इसेंशियल टू इंश्योर ए स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो फिर आप जो है स्मूथली फ्लो कर सकते हैं कम्युनिकेशन का, आप आसानी से अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं लोअर लेवल तक और बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऑपरेशन की एक्टिविटी होगी, सेल्स की एक्टिविटी होगी, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी होगी उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सपोज कि आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया था, आपने चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था, तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सेल्स है या फिर जो रिजर्वेशन कम आ रहे हैं, फिर कस्टमर क्यों आपसे खुश नहीं है, आपको इसका रीज़न ही नहीं पता चलेगा। क्लियर? आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सेल्स लीड है वो क्यों नहीं आ रही है, या फिर कहाँ पर प्रॉब्लम है, टिकट क्यों बुक नहीं हो पा रही है, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन जब चीज़ें आपने सही तरीके से अरेंज करके रखी होंगी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे किस स्टेप पे प्रॉब्लम है और उसको आप जो है रिजॉल्व कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो
एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर हम इसको कह सकते हैं कि डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का होगा, किस डिजाइन का होगा, और वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। तो ट्रेडिशनली जो ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर थे वो थे हायरार्किकल, जिसको हम लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फंक्शनल, डिविजनल। क्लियर, ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थे। तो हायरार्किकल में क्या होता था कि यहाँ पर क्लियर चैन ऑफ कमांड होता था फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि यहाँ पर एक लाइन फॉलो होती थी कि ये आपके बॉस हैं, ये उनके बॉस हैं, वो उनके बॉस हैं, आपको सिर्फ इनको रिपोर्ट करना है, उसके ऊपर वाले को सिर्फ एक को रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर क्लियर चेन ऑफ कमांड थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वहीं पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फंक्शन के बेसिस पे, टास्क के बेसिस पे जो है वहां पर डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते थे। एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन द सिमिलर टास्क और स्किल्स। जैसे कि मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया गया, प्रोडक्शन का काम करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना गया। तो फंक्शन के बेसिस पे, किस टाइप का काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स यहां पर क्रिएट किए जाते हैं। क्लियर, उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। वहीं पर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर और सेमी ऑटोनोमस यूनिट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट या जियोग्राफी। तो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा मार्केट कवर कर रहे हैं, या फिर कौन सी लोकेशन पे जो है काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता था। जैसे कि कोई कंपनी है वो 4 टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, तो 4 डिवीजन जो है वो बना सकती है कि एक गारमेंट्स डिवीजन हो गया, एक जो है ऑयल डिवीजन हो गया, एक जो है सोप से रिलेटेड डिवीजन हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिवीजन बनाते हैं। या फिर ज्योग्राफी के बेसिस पे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन या फिर ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट या फिर ज्योग्राफी के बेसिस पे अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय को वहाँ पर अलग अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। वहीं पर ये तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गए। वहीं पर मॉडर्न स्ट्रक्चर हैं जैसे फ्लैट, मैट्रिक्स, नेटवर्क, मॉड्यूलर या फिर सेलुलर, जिसको हम टीम बेस्ड भी कहते हैं। तो फ्लैट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा हायरार्की नहीं होती है, यहाँ पर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डायरेक्ट जो है वो बॉस से कॉन्टैक्ट कर रहा है, बॉस जो है डायरेक्टली एम्प्लॉय को जो है वहां पर ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है। क्लियर, तो एक ही यहां पर जो है एक तरीके से कह लीजिए कि एक ही लेवल होता है, हायरार्की का सिर्फ एक लेवल होगा। दिस स्ट्रक्चर हैज फीवर मैनेजमेंट लेवल बिटवीन एंट्री लेवल एम्प्लॉयज एंड एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव और एंट्री लेवल एम्प्लॉय के बीच में सिर्फ एक ही लेवल होता है या फिर 2 ही लेवल होगा, उससे ज्यादा लेवल यहां पर नहीं होता। तो उसको फ्लैट कहते हैं। फ्लैट ना, एकदम सीधा, फ्लैट। क्लियर, तो यहाँ पर जो है अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिविजनल हो गया, फंक्शनल हो गया, मैट्रिक्स, नेटवर्क और मॉड्यूलर या फिर सेलुलर। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लाइन एंड स्टाफ या जो हायरार्किकल है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, फिर चैनल पर आप वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, नेटवर्क और मॉड्यूलर यानी सेलुलर या फिर टीम बेस्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जो सिमिलर टाइप के जॉब्स होते हैं, सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स होते हैं, जब आप उनकी ग्रुपिंग कर देते हो तो एक डिपार्टमेंट बन जाता है, और उस डिपार्टमेंट को हम फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ए फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। यानी यहाँ पर क्या होता है कि सपोज करें कि सेल्स की एक्टिविटी है, एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटी है, प्रमोशन की एक्टिविटी है, प्राइस की एक्टिविटी है, तो ये सब किस में आ गए? ये सब मार्केटिंग में आ जाते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज को ग्रुप करके क्या दे दिया गया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसी तरीके से अकाउंटिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, तो इन सबको किस में रख दिया गया? फाइनेंस में रख दिया गया। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, तो ये सब किस चीज की एक्टिविटी हो गई? ये सारी एक्टिविटी सिमिलर नेचर की है, और इनको हम जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर कर देते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वहां पर डिवीजन किया जाता है, तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जब फंक्शंस के बेसिस पे एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया जाता है, तो उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसी को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड, और जो सभी डिपार्टमेंट होते हैं वो जो है एक कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि सबसे ऊपर एक बॉस होगा, और फिर बॉस के नीचे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होंगे, और हर डिपार्टमेंट में फिर जो है जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक फिगर में देख सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, और वो जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ऑन द
द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को ग्रुप करके डिपार्टमेंट बना दे गया, ठीक है। ट्रेनिंग है, सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, वेजेस सैलरी है, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स हो गया। सेल्स है, प्राइसिंग है, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो कि रिसर्च कंडक्ट करेगा, और वहीं पर परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, क्लियर, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, और उस स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अरेंज कर सकती है, क्लियर। इसी तरीके से बात कर लें इसकी सुटेबिलिटी की, तो इट इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। जब कंपनी का साइज है, यानी कि बहुत बड़ा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्लॉइज है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, लार्ज कंपनी है, तो वहाँ पर जो है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो हेल्पफुल होता है। हैज़ अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। और जब वहाँ पर जो है जो डिफरेंट ऑपरेशन है उसमें स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है, तो वहाँ पर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग का काम देखेगा, जो एचआर में एक्सपर्ट है वो एचआर का काम देखेगा, जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है वो फाइनेंस का काम देखेगा, क्लियर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, और जहाँ पर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है खासकर वहाँ पर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए नाम से क्लियर है, डिवीजन, यानी कि आप यहाँ पर डिवाइड कर देते हो, पार्ट अलग अलग जो है यहाँ पर सेक्शंस बना देते हो। जैसे कि सपोज करें कि कोई एक कंपनी है, वो 4 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, क्लियर। वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, वो मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, वो गारमेंट्स में भी डील करी है, और वो फुटवेयर भी बना रही है। तो इस केस में क्या करेगा, जो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वहाँ पर डिवीजन क्रिएट कर दिया जाएंगे। हर प्रोडक्ट के लिए डिविजनल हेड होगा, और उसके अंदर जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल टेरिटरीज, यानी कि किसी कंट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्री में जो है अलग अलग रीजन में जो है उसका वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, तो वो क्या करेगा कि साउथ के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर देगा, नॉर्थ के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर देगा, ईस्ट के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर देगा। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर जियोग्राफिकल टेरिटरीज के एरिया के हिसाब से आप जो है जब वहाँ पर आप जो है डिवीजन क्रिएट कर देते हो, तो वही चीज़ डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिविजन्स, यानी कि प्रोडक्ट जो है कॉस्मेटिक्स से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉस्मेटिक डिवीजन देखेगा, फुटवेयर से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो फुटवेयर जो है डिवीजन देखेगा। तो डिविजनल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो हर डिवीजन होगा वहाँ पर एक डिविजनल मैनेजर भी अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि आपने भी फंक्शनल में देखा कि वहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, फिर वो हर फंक्शनल हेड को जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पर इसी तरीके से हर डिवीजन के लिए एक डिविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाए, जो कि उस डिवीजन के लिए उसकी परफॉर्मेंस को वो मॉनिटर करेगा, उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसके पास उसको कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी भी होगी। यानी कि जो फुटवेयर का डिविजनल मैनेजर होगा उसको जो है कॉस्मेटिक के डिविजनल मैनेजर से कोई लेना देना नहीं है। कॉस्मेटिक की परफॉर्मेंस कॉस्मेटिक डिविजनल मैनेजर हैंडल करेगा, फुटवेयर की परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुटवेयर के डिविजनल मैनेजर की होगी। तो अलग अलग डिविजनल मैनेजर होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज, जियोग्राफिकल वाइज वहाँ पर डिविजनल मैनेजर्स होते हैं, जो कि वो अपने अपने डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनको उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाती है। कॉस्मेटिक का डिविजनल मैनेजर फुटवेयर के डिविजनल मैनेजर के पास जाके कोई भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, फिर उनको जो है वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्लियर। तो हर डिवीजन में हर डिविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है, और उसके बाद हर डिवीजन में फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी जो है वहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, क्लियर। डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल होता है, फॉर दोज बिजनेस इंटरप्राइजेज वेयर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप जो है डील कर रहे होते हो, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अलग अलग डिवीजन बना देते हो, फिर हर डिवीजन में जो है वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर को आप अडॉप्ट करते हो। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कि अलग अलग डिवीजन को कोऑर्डिनेट करता है, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, गारमेंट, फुटवेयर। फिर उसके बाद कॉस्मेटिक के अंदर देखेंगे तो वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर। फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि वहां पर जो है फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरीके से। तो हर जो है डिवीजन के अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर है। कॉस्मेटिक का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मेडिसिन का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, गारमेंट का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फुटवेयर का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो फुटवेयर का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो गारमेंट के या फिर मेडिसिन या फिर कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फुटवेयर के लिए है, क्लियर। तो ये चीज डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाती है। तो अपने अपने डिवीजन के लिए लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से अगर जियोग्राफिकल एरिया की बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ऑनर होता है यानी प्रेसिडेंट होता है, फिर जो जनरल मैनेजर हो गया, क्लियर, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। फिर उसके बाद वो रीजन 1 नॉर्थ रीजन के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर दिया, और साउथ रीजन के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर दिया। फिर नॉर्थ रीजन में उनका खुद का फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उनका खुद का अपना मार्केटिंग, ऑपरेशन और फाइनेंस की टीम होगी। वहीं पर साउथ रीजन के लिए है तो उनका अपना मार्केटिंग,
मार्केटिंग ऑपरेशन फाइनेंस की टीम होगी, तो मार्केट साउथ रीजन की मार्केटिंग की टीम साउथ रीजन की परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल होगी, और नॉर्थ रीजन की मार्केटिंग टीम नॉर्थ रीजन के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर? तो डिवीजन के बाद वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से, इन 2 तरीके से जो है वहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। फंक्शनल के बेसिस पे आप वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डिविजन्स यानी अलग-अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे जो है, या फिर जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर आप डिविजन्स क्रिएट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो। अब बात कर ले मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो देखिए मैट्रिक्स नाम से क्लियर है कि यहाँ पर ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है। मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। क्लियर? आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में या फिर बिजनेस मैथ में पढ़ा होगा मैट्रिक्स। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर है उसका ये हाइब्रिड होता है। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल मैनेजर्स को रिपोर्ट करता है। नॉर्मली फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा और प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। ठीक है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर को ही रिपोर्ट करता था। डिविजनल स्ट्रक्चर में अपने डिवीजन के जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनको रिपोर्ट करेगा। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय अपने फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा, साथ ही साथ डिविजनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा, यानी कि वो मल्टीपल मैनेजर्स को रिपोर्ट करता है। और इसी वजह से क्या होता है कि एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है, जो कि अभी हम आगे दिखाएंगे। तो इस वजह से इसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय को टेम्पोरली जो है कोई वर्क किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए असाइन किया जाता है। तो इसकी वजह से उनको जो है प्रोजेक्ट हेड या फिर प्रोडक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, और साथ ही साथ अपने जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट थे उनके भी मैनेजर से उनको जो है वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर सेल्स डिपार्टमेंट या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ एम्प्लॉय को लिया गया और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया, तो जो प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा उसको तो ये रिपोर्ट करेंगे ही। क्लियर? क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर ये काम किया जा रहे हैं। साथ ही साथ अपने डिपार्टमेंट के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे उनको भी रिपोर्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ग्रिड लाइक हायरार्की या फिर ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है क्रॉस डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया, क्रॉस डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन हो रहा है। इंजीनियरिंग वाले, सेल्स वाले, फाइनेंस वाले एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे हैं। क्लियर? प्रोजेक्ट मैनेजर को भी जो है वहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है और अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी रिपोर्ट किया जा रहा है, और जो रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसका एफिशिएंट इस्तेमाल भी हो रहा है, एफिशिएंट यूज भी यहाँ पर हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में कि कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है। जैसे आईटी के एम्प्लॉय को, फाइनेंस के एम्प्लॉय का, एचआर के एम्प्लॉय का, मार्केटिंग एम्प्लॉय का जो है यहाँ पर 2 टीम बनाया गया। क्लियर? और टीम लीड ए और टीम लीड बी है। तो यहाँ पर देखिए आईटी टीम 1 जो है वो टीम लीड ए को भी रिपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ आईटी डिपार्टमेंट का हेड होगा उसको भी रिपोर्ट करेगा। फाइनेंस टीम 1 जो है वो टीम लीड ए को भी रिपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो है वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो भी हेड होंगे उनको भी रिपोर्ट करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म हो जाता है जब मल्टीपल मैनेजर्स को एम्प्लॉय जो है वो रिपोर्ट करता है। क्लियर? नॉर्मली फंक्शनल डिपार्टमेंट या फिर जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीपल मैनेजर्स को वहां पर रिपोर्ट करना पड़ता है, और मल्टीपल मैनेजर्स को जब वो रिपोर्ट करते हैं तो इस वजह से वहां पर मैट्रिक्स फॉर्म होता है, इसलिए इसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। वहीं पर अगला है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या होता है कि एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फ्लेक्सिबल मॉडल वेयर ऑटोनोमस यूनिट एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स कोलैबोरेट टू अचीव कॉमन गोल सिमिलर टू अ वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड टीम्स। जैसे नेटवर्क होता नहीं है, नेटवर्क आप इंटरनेट जानते हैं, तो इंटरनेट पे क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वेबसाइट का डेटा स्टोर किया गया है। आप अपने लैपटॉप पे बैठकर अलग अलग डेटाबेस से जो है आप वहां पर कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि एक कंपनी है, वो कंपनी जो है अपने यहाँ तो काम कर ही रही है जो उसका कोर टास्क है, साथ ही साथ जो सपोर्टिंग टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए उसने जो है अलग अलग जगहों से लोगों को हायर कर रखा है। कोई फ्रीलांस कर दिया किसी टास्क को, किसी टास्क के लिए जो है किसी पर्सन को आउटसोर्स कर दिया, तो ये नेटवर्क बन जाता है। क्लियर? तो द सेंट्रल कंपनी फोकस ऑन इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज व्हाइल कोऑर्डिनेटिंग अ नेटवर्क ऑफ एक्सटर्नल पार्टनर हु परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। बहुत बार देखा होगा आपने कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आउटसोर्स कर दिया जाता है, जैसे कि कस्टमर रिलेशन वाला काम जो है वो खासकर जो है आउटसोर्स कर दिया जाता है किसी कंपनी को जो कि
कस्टमर रिलेशन का काम करती है, कॉल सेंटर का काम करती है। क्लियर भाई, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, कस्टमर कॉल करेगा, उसकी क्वेरी को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये काम हम खुद ना करके किसी दूसरे कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं, वो जो है हमारी जगह पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी कस्टमर का उसको वो रिजॉल्व करेगा। तो इस तरीके से नेटवर्क बन जाता है। अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब अलग अलग लोगों से डील किया जाता है तो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। तो इसीलिए इसको नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वहीं पर जो नेक्स्ट है दैट इज मॉड्यूलर या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपने अपने कॉलेज में देखा होगा कि वहां पर क्या होता है कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेल बना दिए जाते हैं, जैसे ग्रेवियान सेल। क्लियर, ग्रेवियान सेल हो गया, एडमिशन सेल हो गया। तो ये अलग अलग सेल जो बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलर या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक कर दिया जाता है सेल्फ मैनेज सेमी इंडिपेंडेंट टीम में, जिसको हम सेल कहते हैं फिर मॉड्यूलर कहते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोसेस और प्रोजेक्ट में। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंपनी की बात करें, तो वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोसेस या फिर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग सेल्स बना दिए जाते हैं, जो कि हर सेल अपने अपने प्रोडक्ट प्रोसेस या फिर प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एडमिशन सेल एडमिशन से रिलेटेड वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रेवियान सेल है तो ग्रेवियान से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए जो है वो ग्रेवियान से रिलेटेड वर्क के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एडमिशन में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो एडमिशन सेल को कंसल्ट किया जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल है उसको अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको डील किया जाएगा, उससे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो ईच सेल इज अ सेल्फ कॉन्टेंट यूनिट दैट कैन मेक मेनी ऑफ इट्स ओन डिसीजन एंड दीज सेल्स वर्क टूगेदर टू अचीव द लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और ये जो अलग अलग सेल हैं ये एक साथ मिलकर काम करते हैं जिससे कि कंपनी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको अचीव किया जा सके। जैसे कि कुछ सेल हैं क्वालिटी सेल जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर काम करते हैं, R&D सेल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल जो कि नए नए इनोवेशन पे काम करती है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है। क्लियर, तो इस तरीके से जो है डिफरेंट सेल्स जो है बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि सब लोग अपने अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म करें और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव होगा। होप आपको क्लियर होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, आपने देखा होगा वेब सीरीज में फिर मूवीज़ में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहां पर एम्प्लॉय वेल ड्रेस्ड होते हैं, टाई लगाकर कोट पैंट पहनकर जो है ऑफिस जाते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में वहाँ पर जो है ओपन इंट्रैक्शन होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है। कोई भी डिसीजन मेकिंग लेना होगा तो बॉस एम्प्लॉय दोनों लोग मिलकर जो है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर जो बॉस ने बोल दिया वो एम्प्लॉय को फॉलो करना है, एम्प्लॉय से कोई भी कंसल्ट नहीं किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, उनका जो है वहाँ पर हेल्प नहीं होता, कोई रोल नहीं होता है, जो बॉस ने कहा वही एम्प्लॉय को परफॉर्म करना है। एम्प्लॉय कोई भी ड्रेस पहन के आ रहा है, कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है, लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, वो जो है वहाँ पर कोई भी ऐसा रूल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो इसी को कल्चर कहते हैं, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से कंपनी में डिफरेंट वर्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय को कंसल्ट किया जाता है कि सिर्फ जो लीडर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं वही डिसीजंस ले लेते हैं। तो यही कॉर्पोरेट कल्चर को रिफर करता है। क्लियर, तो कॉर्पोरेट कल्चर क्या हो गया, इट इज अ शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ, बिहेवियर एंड practices that shapes an organization's unique identity and social environment। तो किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या वैल्यू है, क्या बिलीफ है, क्या बिहेवियर है, किस तरीके से जो उसके एम्प्लॉय वो कैसे बिहेव करते हैं, प्रैक्टिसेस क्या हैं उनकी, किस तरीके से काम परफॉर्म किया जाता है, उसको कॉर्पोरेट कल्चर कहा जाता है। क्लियर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ ऐसे होंगे जहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है हर चीज़ का, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वहाँ पर जो है वहाँ पर एफिडेविट्स वगैरह बनेंगे जब भी कोई नया एम्प्लॉय रिक्रूट होगा। वहीं पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया, कोई भी वहाँ पर उसको नया एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाएगा, उसकी पर्क्स कितने होंगे कुछ नहीं, सीधा आपको एक लमसम सैलरी दे दी जाएगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जहाँ पर प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि इन हैंड सैलरी कितनी होगी, टीए कितना होगा, डीए कितना होगा, अदर सर्विसेज जो होंगे आपको वो कैसे मिलेंगे। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर को शो करता है। तो इट इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड कस्टमर, यानी कि कॉर्पोरेट कल्चर ही है जो कि इस चीज़ को क्लियर करता है कि एम्प्लॉय को कैसे दूसरे एम्प्लॉय से बात करना है, अपने कस्टमर से किस तरीके से बात करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय से भी कंसल्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कंपनी में जो भी टास्क है, जो भी वर्क है वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे, क्या एम्प्लॉय डायरेक्टली अपने बॉस से जाके बात कर सकता है या फिर हायरार्की को फॉलो करना है। वो वहाँ पर डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, कुछ रिटन पॉलिसीज होती है, कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं जो कि बॉस या फिर मैनेजर सेट करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें ही कॉर्पोरेट कल्चर कहलाती हैं। जैसे कि कोर बिलीफ क्या है कंपनी का, कि कंपनी जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए फोकस करती है, इनोवेशन के लिए फोकस कर रही है, या फिर प्रॉफिट मोटिव है। क्लियर? कंपनी का कोर बिलीफ क्या है कि कंपनी को किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाना है, या फिर कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना है, या फिर इनोवेशन फोकस करना है। और उसी के तरीके से जो बिलीफ होगा कंपनी का, उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय भी काम करेंगे। एम्प्लॉय भी अगर देखेंगे कि कंपनी खुद ही कह रही है कंपनी कि हमें प्रॉफिट चाहिए, तो एम्प्लॉय भी कैसे भी करके जो है कंपनी को प्रॉफिट ला के देगा, कैसे भी करके प्रोडक्ट को सेल करेगा, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस नहीं करेगा। लेकिन अगर कंपनी का ये मानना है कि नहीं, हमें कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना है, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, चाहे हम वो प्रोडक्ट जो है वो हमें वापस कर दे रहा हो, अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करके उसको दीजिए, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉय जो है वो कस्टमर से प्यार से बात करेगा, सही से उसको डील करेगा, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। क्लियर? इनोवेशन, अगर इनोवेशन कंपनी का मोटिव है कि इनोवेशन किया जाए, नए नए प्रोडक्ट्स बनाया जाए, नए नए सर्विसेज जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए कस्टमर्स को, तो एम्प्लॉयज़ जो है उस एरिया पे काम करेंगे कि किस तरीके से नया प्रोडक्ट डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके नया प्रोडक्ट बनाया जाए। तो ये जो है कॉर्पोरेट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर खाली प्रोडक्ट आ रहा है, बन रहा है, बेच रहे हैं, बन रहा है, बेच रहे हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं जो नए नए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो यही कॉर्पोरेट कल्चर होता है, और कॉर्पोरेट कल्चर ही डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में क्या आइडेंटिटी होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम लेते ही कस्टमर जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा है, रिलायंस है, ठीक है, अंबानी के जो डिफरेंट कंपनीज हैं, तो ये सारे कुछ ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका कल्चर अच्छा है, यानी कि वहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा है, और लोग उस वर्क कल्चर की वजह से वहाँ के एम्प्लॉयज़ को रेपुटेशन मिलती है मार्केट में, और वो कंपनी ग्रो भी कर रही है। लेकिन वहीं पे छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बारे में आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उनका कॉर्पोरेट कल्चर कहीं ना कहीं अच्छे लेवल का नहीं है। उनका मोटिव है कि आप जो है कैसे करके प्रॉफिट अर्न करें, प्रोडक्ट को सेल करें। क्लियर? वहीं पर लीडरशिप की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपने लीडरशिप पढ़ा होगा। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इंस्पायर, इन्फ्लुएंस एंड गाइड इंडिविजुअल्स और ग्रुप टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल और विजन। तो कॉर्पोरेट में जो भी मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेजर्स जो है जब अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर कोई ग्रुप है उसको इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको गाइड करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है, जो कॉमन गोल है, वो अचीव हो सके, तो उसी को लीडरशिप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन जो है सेट किया जाता है कि किसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। एम्प्लॉयज़ को जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट किया जाता है काम को लेकर कि वो काम को सही तरीके से करें, इफेक्टिवली करें। क्लियर? उनको जो भी नेसेसरी सपोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड किया जाता है, जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं सक्सीड करने के लिए वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो इसी को लीडरशिप कहते हैं। तो ये जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप एक्चुअली में कॉर्पोरेट कल्चर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। लीडरशिप अगर अच्छी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉर्पोरेट कल्चर उसका अच्छा होगा। क्लियर? तो लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट कल्चर इज डायरेक्टली या फिर डीपली इंटरकनेक्टेड। ये लीडरशिप और कॉर्पोरेट कल्चर डीपली इंटरकनेक्टेड है। अब कोई लीडर है, वो लीडर जो है अगर वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है और अपने काम को लेकर अकाउंटेबल रहता है, तो ये चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट बिल्ड करती है। कौन सा कल्चर बिल्ड करेगी? ट्रस्ट का कल्चर बिल्ड करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो भी इंप्लॉयज होंगे, वो सब के सब जो है ट्रांसपेरेंट होंगे और अपने काम को लेकर अकाउंटेबल होंगे। क्यों? क्योंकि उनका लीडर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है। अगर लीडर ही जो है वो गलत काम कर रहा है तो एम्प्लॉयज़ भी गलत काम करने लग जाएंगे। तो ऐसे में उस कंपनी का जो कल्चर है वो क्या होगा? फ्रॉड वाला कल्चर हो जाएगा। लेकिन अगर लीडर अपना काम ट्रांसपेरेंटली कर रहा है और अकाउंटेबल है अपने काम को लेकर, तो एम्प्लॉयज़ भी अपने काम को लेकर ट्रांसपेरेंट होंगे, अकाउंटेबल होंगे, तो ट्रस्ट वाला कल्चर जो है वहाँ पर बिल्ड होगा। क्लियर? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कल्चर जो है वहाँ पर बिल्ड होगा। तो इस तरीके से जो लीडर है वो कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करने में हेल्प करता है। क्लियर? कम्युनिकेटिंग ए क्लियर एंड कंपेलिंग विजन प्रोवाइड क्लियरिटी एंड इंस्पायर एम्प्लॉयज़। जो लीडर है वही जो है पूरा क्लियर विजन जो है वो कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि एक्चुअली में कंपनी का क्या गोल है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, और फिर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर? और वो भी ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबिलिटी के साथ। लीडर्स इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, प्रोवाइड फीडबैक एंड प्रमोट कोर वैल्यूज। लीडर्स ही होते हैं जो किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं। अगर लीडर्स ना चाहें तो एम्प्लॉय उनसे आके बात ही नहीं कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, अपना फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। क्लियर? तो लीडर्स ही हैं जो इंकरेज करते हैं ओपन कम्युनिकेशन को, एम्प्लॉयज़ अपना फीडबैक दे सके, डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट कराया जा सके। तो इससे ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर जो है डेवलप होता है। क्लियर?
तो ये कॉर्पोरेट कल्चर में लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी कंपनी का कल्चर अगर अच्छा है, कंपनी का मार्केट में आइडेंटिटी अगर अच्छी है, तो वो डिपेंड करती है कि उनके लीडर्स किस तरीके से हैं, लीडर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? लीडर्स हु बिल्ड ट्रस्ट, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड hold themselves and their team accountable create a more positive and productive environment। वो लीडर्स जो ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, कंसिस्टेंसी अपने काम को लेकर मेंटेन करते हैं और अपनी टीम को और खुद को अकाउंटेबल रखते हैं किसी भी काम के लिए, वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करते हैं। तो जब लीडर खुद अकाउंटेबल हो रहा है, अपनी टीम को अकाउंटेबल कर रहा है किसी भी काम को लेकर, तो बाकी लोग भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी को समझेंगे और अपने काम को लेकर अकाउंटेबल रहेंगे। तो एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट जो है वो कॉर्पोरेट में डेवलप होता है। क्लियर? बाय इंस्पायरिंग अ ग्रोथ मेंटालिटी एंड सेटिंग गोल्स, लीडर्स फॉस्टर अ कल्चर दैट अवॉइड स्टैग्नेशन एंड इनकरेजेस इनोवेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता। तो जब लीडर्स जो है वो ग्रोथ मेंटालिटी को जो है प्रमोट करेंगे, गोल्स को सेट करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे कि वो ग्रोथ करें, वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। क्लियर? तो ये चीज़ क्या करेगी, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टैग्नेशन होगा, स्थिरता होगी, उसको हटाएगी और इनोवेशन को इनकरेज करेगी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, नए नए तरीके ले आएंगे कि किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके, किस तरीके से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया जा सके, कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है किसी प्रोडक्ट के जरिए, सर्विस के जरिए। क्लियर? तो ये लीडर हैं जो कि कॉर्पोरेट कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करते हैं। क्लियर? लीडर ही हैं जो इनोवेशन का कल्चर डेवलप कर सकते हैं कॉर्पोरेट में। सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो इनोवेटिवली सोचेंगे, वो लीडर के जरिए ही करेंगे। जब लीडर उनको मोटिवेट करेगा, जो भी इनोवेशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो प्रोवाइड कर रहा होगा, तो एम्प्लॉय इनोवेशन पे काम करेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम करेंगे। क्लियर? तो कॉर्पोरेट कल्चर यानी कि क्या बिलीफ है, क्या बिहेवियर है, एम्प्लॉय किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस परफॉर्म किए जाते हैं, किस तरीके से जो है वहाँ पर बिजनेस रन किया जा रहा है, कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करती है, उसको कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं लीडरशिप जो है उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है कि किसी भी कॉर्पोरेट का कल्चर किस तरीके से होगा। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप अच्छी है तो कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा होगा, लीडरशिप पुअर है, लीडरशिप खराब है तो कॉर्पोरेट कल्चर भी खराब होगा, पुअर होगा। उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है कोई भी यूनिक आइडेंटिटी जो है वो सोशल इन्वायरमेंट में नहीं बन पाती है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।